बड़ा बड़ा स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। किताब के हिसाब से देखूं तो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर यही है आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो पहले हल्का सा एक ओवरव्यू आपका माइंड सेट करने के लिए मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद फिर आपको पोर्टल पर लिए चलेंगे। अलग अलग फॉर्म आपको दिखाएंगे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 3, 4 जो भी हमारे बनते हैं वो हम आपको दिखाकर चलेंगे। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं मालिक। और यहां पर ये आ गई आपकी किताब, और किताब के अंदर तुसी आ जाओ जरा। पेमेंट के बाद में भाई साहब थोड़ा सा नीचे उतर आइएगा, और यहां पर है आपका ये चैप्टर रिटर्न का। बैकग्राउंड में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ जरूर जरूर देंगे। ठीक सर जी। तो भाई साहब ये है आपका यहां जीएसटी का पोर्टल। ओके सर जी, और इधर भी बना देते हैं एक जीएसटी का पोर्टल। पोर्टल तो खैर एक ही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आईडी होती है, अपने अपने रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी पासवर्ड होता है, तो सबके लिए विंडो अलग अलग विंडो होती हैं सबके लिए। यहां ये आपका सप्लायर होता है और यहां पर ये आपका मालिक रेसिपिएंट आदमी होता है जी। ठीक है, यहां से यहां के लिए एक सप्लाई कर दी जाती है, यहां से इनवॉइस को इशू किया जाता है और यहां पर आकर इनवॉइस को रिसीव्ड कर लिया जाता है। जब यहां पर इनवॉइस इश्यू होता है तो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है, और टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है अंडर सेक्शन 12 में निकलता है या 13 में निकलता है। और इधर ये बंदा अपनी किताबों में आईटीसी यहां पर बुक कर लेता है, अंडर सेक्शन 16 में आकर आईटीसी की बात कर ली जाती है। इसके लिए यहां पर ये एक एसेट्स का निर्माण करता है और इसके लिए यहां पर ये एक लाइबिलिटी का निर्माण करता है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यहां पर बताया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। अब इन्होंने जो भी इनवॉइस यहां पर इश्यू किए हैं, इनवॉइस के साथ साथ चाहे कोई डेबिट नोट हो या कोई पर्टिकुलर क्रेडिट नोट हो, जो भी आप ये दे रहे हो डेबिट क्रेडिट नोट, आप अपने अपकमिंग जो भी है अपकमिंग उसमें जो आपका जीएसटीआर 1 होता है उसके अंदर आप इसे शो करते हैं। यहां पर फाइल किया जाता है आपका जीएसटीआर R1। R1 बोलते हैं जीएसटी, तो हर फॉर्म से पहले जीएसटी तो लिखा हुआ ही है, हर एक फॉर्म से पहले जीएसटी लिखा होता है, तो जीएसटी तो कॉमन है सबके लिए। दिस इज कॉल्ड R1। आप यहां पे अपना R1 फाइल करते हैं, और जब ये R1 फाइल किया जाता है तो दो तरीके से फाइल किया जाता है कि B2B क्या था और B2C ट्रांजैक्शंस कौन सी थी आपकी, वो भी यहां पर आपकी बताई जाती है। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आपकी B2B होती हैं वहां सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी किताबों में इनका क्रेडिट बुक करेगा, जिसको मैच मिसमैच कराने की बात भी करी जाएगी। लेकिन जो B2C ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहां पर मैचिंग हो ही नहीं सकती है। आपने मेरी वेबसाइट से परचेजिंग करी, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव परचेज किया है, तो ये B2C ट्रांजैक्शन बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर मैं मेरी सर्विसेज किसी दूसरे व्यक्ति को देता हूं, जैसे मान लीजिए पहले पुराने समय के अंदर जो एडुकॉम सोल्यूशन था, जो सैटेलाइट सर्विस प्रोग्राम के अंदर था, तो वहां पर हम अपनी सर्विस दिया करते थे, तो वहां से हमें अपना पैसा मिलता था। तो वो ट्रांजैक्शन हमारी B2B कही जाती, बिकॉज हमारा जो रेसिपिएंट था सर्विस का लेने वाला जो था, मतलब आपकी फीस डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया करती थी, पहले वो कंपनी के पास जाती थी और कंपनी उसमें से हमें हमारा शेयर दिया करती थी, तो वो B2B ट्रांजैक्शन अपनी हो जाती। मतलब जहां पर सामने वाला व्यक्ति रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है तो B2B, और नहीं तो B2C ट्रांजैक्शन अपनी कही जाती है। ये आपका मंथली फ्रीक्वेंसी पर जाता है, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर ये महीना हमारा जून का महीना अगर ये चल रहा है हमारा, अगर ये मेरा जून का महीना चल रहा है, जून 2020 चल रहा है, तो ये देना होगा हमें बाई अगले महीने की 10 तारीख तक, बाई 10 जुलाई ये आपका यहां पर दिया जाएगा। ठीक मालिक। फिर क्या होगा, ये जो फॉर्म हमने यहां पे सबमिट कर दिया है, ये फॉर्म जाएगा लहराता बलखाता हुआ यहां पर जाएगा, और यहां पर ये एज इट इज चला जाएगा या इसका कंपाइलेशन होके जाएगा। अब समझना मेरी बात को, ये जो आपका होता है यहां जाता है GSTR 2A जाएगा। ये जो GSTR 1 फाइल किया है
ये होता है सप्लायर वाइज, बड़ी बात बता रहा हूं, जीएसटीआर 1 सप्लायर वाइज होता है, ठीक है। लेकिन जीएसटीआर 2A जो होता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इन्फो बाई पोर्टल है, ये सीधी बात, इन्फो बाई पोर्टल होती है रेसिपिएंट को, है ना। ये 2A के अंदर ये जो होता है ये रेसिपिएंट वाइज होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सप्लायर की बात करूं तो मैं जो भी इन द कैपेसिटी ऑफ ए सप्लायर वट एवर द इनवॉइस आई हैव इशूड, तो मैं उनके लिए जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा। लेकिन जब मैं एज ए रेसिपिएंट बात करता हूं तो मैंने अलग अलग जगहों से, मान लो 5 जगहों से मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ले रखे हैं। एक बंदे से पेन ड्राइव आई थी, एक बंदे से मैंने किताबें छपवाई हैं, एक बंदे से मैंने कुरियर की सर्विस ली है ना, एक को मैंने इस ऑफिस का किराया दिया है। अलग अलग लोगों से गुड्स एंड सर्विसेज मैंने ले रखी थी। उन्होंने रिस्पेक्टिव अपना जीएसटीआर 1 सबने भर दिया होगा। 5 लोगों से मैं सर्विस ले रहा हूं और गुड्स ले रहा हूं और 5 ने अपना अपना जीएसटीआर 1 भर दिया है। तो जो मेरे पास 2A आएगा ना, तो उन 5 के जीएसटीआर 1 में मेरे लिए जो इंफॉर्मेशन थी वो कंपाइल्ड होकर, इकट्ठी होकर मेरे पास में आ जाएगी। पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जितने भी जीएसटीआर 1 भरे गए हैं उनमें जिन जिन में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, आई मीन टू से जिन जिन से मैंने गुड्स या सर्विस लिए हैं, वो सारा डेटा कंपाइल होकर मेरे पास में 2A के अंदर आ जाता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी पहले मैं आपको अब यहां से आगे वो बताने जा रहा हूं जो सरकार ने ड्रीम बनाया है कि हम इस मॉडल पे काम करेंगे। पहले वो ड्रीम बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि अब तक हम अपना ड्रीम कितना हद तक पूरा कर पाए हैं, किस स्टेज तक पहुंच गए हैं, क्या सोचकर लॉ बनाया था और अभी तक उसमें से कितना हासिल हुआ है। तो पहले लॉ का मॉडल बता दूं कि लॉ की थिंकिंग क्या है। ये जो जीएसटीआर 2A इनके पास में आ जाता है, उसके बेसिस पर हमें बताया गया है कि यहां पर आकर जब ये इसको दिख रहा होगा, 2A जो दिख रहा होगा, उसके आधार पर ये जीएसटीआर 2 फाइल करेगा। जीएसटीआर 2 यहां पर ये बंदा फाइल करेगा और जो भी इस महीने का जो क्रेडिट था बाई 15th ऑफ जुलाई तक ये करके चलेगा, है ना। और मैं पहले वो बता रहा हूं आपको जो कि सरकार ने ड्रीम बनाया है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने प्रैक्टिकली देख रखा हो और मुझसे फिलहाल एग्री ना करे कि क्या बता रहे हो सर। पहले वो बता रहा हूं जो थ्योरी है, फिर वो बताऊंगा कि एज ऑफ नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल, राइट। तो सुनो, थ्योरी ये कहती है कि ये जो फॉर्म है आपका, ये एडिटेबल है। इस फॉर्म को आप एडिट कर सकते हो, ये एडिटेबल फॉर्म है। मतलब इसमें आप किसी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इसमें से किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई ऐड कर सकते हो, है ना, या आज इसके अंदर से कुछ डिलीट भी कर सकते हो। प्लस माइनस वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट। आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, सीधी बात और नो बकवास। जो आपके पास में शीट आती है, प्लस माइनस, ऐड, लेस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, हालांकि अब आपको टिक 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 करने होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टक 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 टक। अगर कोई मिसिंग है, ज्यादा तो खैर नहीं आएगा, मान लो आपने 5 वेंडर से सप्लाई ली थी और ये 5 इनवॉइस आपके पास में आए थे, कोई मिसिंग है तो आप उसे अपनी तरफ से ऐड कर दो कि भाई साहब ये भी था, ऐसे करके था। तो इसे आप सबमिट कर दोगे बाई 15th जुलाई ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A के आधार पर आप इसे फाइल कर देते हो, ठीक है जी। फिर यहां से आगे बोलता है कि ठीक है, हो सकता है कि आपने इसके अंदर कुछ डेटा मैनिपुलेट किया हो, कुछ चीजें ऐड करी हो, पॉसिबल है कि नहीं है। हां सर बिल्कुल पॉसिबल है। तो जीएसटी पोर्टल से फिर यहां इंफॉर्मेशन जाएगी, ओ भाई साहब, ओ भैया, ओ बाबूजी, यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, भाई साहब ये तो कुछ और कह रहा है यार, तुमने तो कुछ और बताया था लेकिन ये कुछ और कह रहा है।
इसके पास जो जानकारी आती है वो जानकारी आती है GSTR 1A के अंदर इसको जानकारी आएगी। ये बोलेगा हाँ भाई साहब, ओ शिट यार, मैं एक इनवॉइस तो अपडेट करना भूल ही गया था, मैं उसे भी अपडेट कर देता हूं। चलकर फिर ये क्या करेगा, अपना जो GSTR 1 है, GSTR 1 है, उसे आकर ये यहां पर अमेंड कर देगा माय डियर, उसे यहां पर आकर ये अमेंड कर देगा। तारीख क्या है, बाई 17 जुलाई तक उसे ये अमेंड कर देगा। तो सरकार ने क्या किया, ये पूरी क्रॉस चेकिंग यहां पे करवा दी है ना। एक तरीके से देखा जाए कि इसने क्या बताया, सप्लायर ने क्या बताया, जो बताया वो जानकारी इसके पास में गई, उसी जानकारी के आधार पर कुछ प्लस माइनस करना था तो उसने अपना 2A भर दिया, मतलब 2A को ही मॉडिफाई करके 2A बना दिया, मतलब 2A को ही थोड़ा एडलेस करके वही आपका 2 ही बन जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपको 2 भरने के लिए चाहिए होती हैं, वो 2A में सब कुछ आ रहा होता है। कुछ अगर नहीं है, डेटा मिसिंग है, तो आप उसे वहां पर ऐड करेंगे और अपना 2 भर देंगे, फिर वहां से फिर क्रॉस चेक में जाएगा। ये क्या हुआ, क्रॉस चेकिंग हो रही है ऐसे करके, है ना। फिर वो वहां पहुंचेगा, ए भाई साहब ये क्या मामला है, ठीक करो इसे, वो उसे ठीक करके अपने यहां तक कर देगा और इस प्रकार से सारी घटनाक्रम ओके हो जाएगी। एक छोटी सी जानकारी मैं इसमें आपको और बता दूं, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपका महीना था, लाइक जून मंथ आपका चल रहा था, तो जून मंथ की जो रिपोर्टिंग है, क्योंकि एक महीना है आपका ट्रांजैक्शन का, है ना, और अब अगला महीना होता है उस महीने में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी रिपोर्टिंग का, कि भाई जो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं उनकी झलक एक आप हमें यहां पर दिखला दीजिएगा ऐसे करके। तो रिपोर्टिंग मंथ आएगा इसका यहां पर जुलाई। अब ध्यान से सुना मेरी बात, अब जो महीना खत्म हुआ है उसके बाद, यानी कि आप 1 जुलाई से लेकर आप 10 जुलाई तक ये आपको समय दिया जाता है, और इस समय रेलगाड़ी कौन सी चलेगी, रेलगाड़ी इस पीरियड के अंदर GSTR 1 की रेलगाड़ी चल रही होगी। बस GSTR 1 ओनली आपका जा सकता है। क्या इस पीरियड में GSTR 2 फाइल कर सकते हो? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि पहले वो कह रहे हैं कि 10 जुलाई तक एक बार जितने भी हिंदुस्तान भर के सप्लायर के GSTR 1 है वो सब फाइल हो जाने दो। जब एक कट ऑफ डेट पर उनको रोक कर कि बस अब रुक जाओ, उनको उन जितने में भी मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक्ड जो जानकारी थी, जिन जिन से मैंने लिया था, वो डेटा रिकंपाइल किया जाएगा और वो इंफॉर्मेशन मुझे भेज दी जाएगी 2A के अंदर। तो एक कट ऑफ डेट दी जाती है कि भाई बाकी, क्योंकि 2A जो आएगा उसी के आधार पर मेरा 2 बनेगा, और 2A तब आएगा जब पहले GSTR 1 आ जाएगा। तो पहले 1 को आने दो, तब तक 2 की बात मत करो। फिर जब 1 आ जाए तो फिर नंबर लगाओ आप 2 का, उसके लिए कट ऑफ डेट रखी गई 15 जुलाई। कह रहे अब 2A का नंबर चलन दो कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक GSTR 1 लिया और उसके बाद इस पीरियड में लिया जाएगा GSTR 2 लिया जाएगा। ठीक है सर जी। अच्छा, यहां पर GSTR 2 आ सकता है क्या? नहीं भैया, एक ही रेलगाड़ी चलेगी पटरी पर। क्या यहां पर GSTR 1 आ सकता? नहीं भाई साहब, एक समय में एक चलेगा। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि ये एक रेलगाड़ी है, यहां पर एक पटरी है और पटरी पर रेलगाड़ी चलनी है, तो रेलगाड़ी जो है आपकी वो एक ही तरह की चल सकती है। रेलगाड़ी जो होगी वो एक पटरी पर एक ही चल सकती है सर जी। 2-2 रेलगाड़ी आप एक साथ नहीं चलाएंगे, वरना दिक्कतें वहां पर हो जाती हैं। पहले ये रेलगाड़ी चलेगी और उसके बाद में फिर GSTR 2 की यहां पर रेलगाड़ी इस पटरी के ऊपर चलाई जाएगी। उसके बाद बस 15 तक रुक जाइए। 15 से लेकर फिर आपकी एक और नंबर आया, अब ये आएगा 17 तक, 17 जुलाई, यानी प्रैक्टिकली 16वां और 17वां दिन आपको मिला। फिर अगेन यहां पर GSTR 1 को कुछ आपने अमेंड करना था, तो उसके लिए यहां पर रेलगाड़ी एक बार फिर से ये चलाई जाएगी GSTR 1 की, और उस पर आगे जाकर जब महीने की यहां पर आ जाएगी 20 जुलाई आपकी आ जाएगी, तो यहां पर आपका GSTR 3 भरवा दिया जाएगा माय डियर। ठीक है जी। जब GSTR 3 आपका ये भरवाया जाता है
तो आपने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने, मैंने मेरा जीएसटीआर 1 भी भर दिया, जीएसटीआर 2 भी मैंने मेरा भर दिया है, तो यहां पर मेरी आउटपुट लायबिलिटी क्या है? जिस दिन मैं जीएसटीआर 3 भर रहा हूंगा तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी जो होंगी, जैसे ये फॉर्म खोलूंगा अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से ना मालिक, तो यहां पर ऑटो पॉपअप हो जाएगी, यानी ऑटो फिल्ड। ऑटो पॉपअप का मतलब इंफॉर्मेशन ऑटो फिल्ड हो जाएंगी। ये कहां से आएंगी? ये आएंगी मेरे जीएसटीआर जो 1 था, जो सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है, वहां से उसकी तमाम लायबिलिटीज ऑटो पॉपअप हो जाएंगी द डे ऑन विच आई वुड लाइक टू फाइल जीएसटीआर 3। ओके सर। एंड उसके बाद में लेस मैं आईटीसी में से एडजस्ट करता हूं, तो आईटीसी जो है मेरा, वो भी मेरा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये जानकारी भी ऑटो पॉपुलेट यहां पे करवा दी जाएगी मालिक, ठीक है जी। और जब ये ऑटो पॉपुलेट मेरे बच्चा होगी ना, जब ये ऑटो पॉपुलेट यहां पर होगी, तो जब ये ऑटो पॉपुलेट यहां पर होगी ना, तो कहां से होगी? ये आएगी फ्रॉम जीएसटीआर 2 से ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। और जीएसटीआर 2 किससे बना था? जीएसटीआर 2A से 2 आपका तैयार किया गया था। और उसके बाद जो भी आपका नेट रिफंड है या नेट डिमांड है, जो भी आपका है, वो यहां पर आपके लिए करवा दिया जाता है। और बाकी जो कैश लायबिलिटी वगैरह है उस सब का यहां पर बात हम करके चलते हैं। तो सरकार का ये बेसिकली एक ड्रीम है, लेकिन अब इस ड्रीम के अंदर कुछ कमियां चल रही हैं। भला क्या? सुनो, आज की डेट में क्या आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो रहा है? यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका जीएसटीआर 2 फाइल हो रहा है? नहीं। क्या आपका जीएसटीआर 3 फाइल हो रहा है? नहीं, बल्कि इनकी जगह पर आपका जा रहा है जीएसटीआर 3B। इन दो को तो नहीं भेजा जा रहा, लेकिन जीएसटीआर 3B आपका यहां पर फाइल किया जा रहा है। या ऐसे बोलूंगा कि 3 की जगह आपका जीएसटीआर 3B फाइल किया जा रहा है। तो दो फॉर्म आज की डेट में आपके जा रहे हैं, कि ये वाला जा रहा है और एक ये वाला जा रहा है। तो ऊपर सारी अप्रोच होगी आपकी थ्योरेटिकल, और ये है आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच। अब जब जीएसटीआर 3B भरते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मालिक सुनो मेरी बात, यहां पर आपकी आउटपुट लायबिलिटीज आ रही होंगी। हाँ जी, तो चूंकि आपने जीएसटीआर 1 भर रखा होता है, इसलिए ये तो आपकी ऑटो फिल्ड हो जाती हैं। ये तो आपकी ऑटो फिल्ड हो जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से सर जी? ये आपकी फ्रॉम जीएसटीआर जो 1 है, वहां से ये तो ऑटो फिल्ड हो जाएगी। आईजीएसटी कितना, सीजीएसटी कितना, जो भी है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी आपने डाला है उसके हिसाब से तो चीज आ जाएगी। लेकिन जब आप आईटीसी की बात करोगे, तो आईटीसी आपका कैसे आता है? क्योंकि आपने जीएसटीआर 2 तो भरा ही नहीं है, तो आईटीसी की डिटेल्स इसके अंदर कैसे आती है? सर, ये जो डिटेल्स है ना हमारी, ये जो डिटेल्स है हमारी, ये मैनुअली मुझे फीड करनी होती है, मैनुअली फीड करनी होती है। और बड़ी बात लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ 2A। ये मेरा 2A के आधार पर, जो मेरा जीएसटीआर 2A था, उसके आधार पर यह चीज मुझे वहां पर डालनी होती है। जीएस जो टीआर है मेरा, जीएसटीआर 2A जो था, उसके आधार पर मुझे डालनी पड़ती है। और मैं बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब बात करते हैं, तो जो आपका जीएसटीआर 2A है, इसका जो फीचर है, इसमें फीचर है आपका व्यू ओनली। मतलब आप इसे एडिट नहीं कर सकते, इट कैन बी व्यूड ओनली। ये सिर्फ देखा जा सकता है, आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। मतलब ये कोई फॉर्म वैसे नहीं आ रहा। सरकार का ड्रीम तो ये था कि एक तरह से एक्सेल शीट पर आपके लिए आ रहा होगा, एडिटेबल होगा, एंड 2A से ही आप 2A के दम पर ही आप जीएसटीआर 2 भर देंगे। यानी दैट मीन यू नीड नॉट टू फाइल एनी एडिशनल फॉर्म। जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है 2A के अंदर, उसी को आप एडिट करके, एडलेस करके, वही आपका 2 बन जाएगा, है ना। तो लेकिन वो तो आपका सिर्फ व्यू ओनली है एज ऑफ नाउ, क्योंकि जीएसटीआर 2 अभी पिक्चर के अंदर नहीं है। इसलिए आपकी ये जानकारी आप यहां पर आप कैरी करते हो, आप इनको यहां से ट्रांसफर करके ले जाते हो। क्योंकि जितना आपका
क्योंकि आप जो क्रेडिट ले सकते हो टू द एक्सटेंट ही तो ले सकते हो ना मालिक, जितना आपका वहां पर दिखाई दे रहा है 2A के अंदर। मतलब क्योंकि सेक्शन 16 क्या बोलता था, याद करो जरा, सेक्शन 16 आपका यह बोलता था कि क्रेडिट लेने के लिए, क्लेम करने के लिए आपके सप्लायर ने अपना हिस्से का टैक्स भर दिया हो, उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि उसने भी अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। ओनली आफ्टर दैट आप उसे यहां पर कर सकते हो। अच्छा, मान लो ऐसा हो सकता है कि लाइक 20 जुलाई, अगले महीने की 20 तारीख यानी कि 20 जुलाई को मैं मेरा 3B फाइल कर रहा था, सप्लायर अपना 3B फाइल कर रहा था। द मोमेंट आई हैव सीन माई 2A, तो उसने अभी रिटर्न भरी नहीं, तो वो टैक्स नहीं दिख रहा अभी मुझे वहां पर उसका कि उसने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, क्या है, क्या पोजीशन है। तो कोई बात नहीं, आप उसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं हाथ के हाथ कि उसका टैक्स आया है या नहीं आया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी बात होती है यहां पर आकर। तो 2A इट कैन बी व्यूड ओनली, और इससे इंफॉर्मेशन कैरी करके मैं यहां पर ले जाता हूं। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी यहां पर आकर, आप रिकॉल कीजिएगा, रूल नंबर 36(4) करके था कि जितना तक आपका 2A में दिख रहा होता है, मान लीजिए यहां पर आपका 50,000 दिख रहा था, बट एंड वन ऑफ द इनवॉइस having value like 10,000 वो नहीं दिख रहा था, नॉट शॉन। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट करके बैठा था कि मेरा जो आईटीसी होगा वो 60,000 होगा, 50 ये जो दिख रहा है और 10 वो जो नहीं दिख रहा है। मैं तो सोच के बैठा था कि मेरा 60,000 का होगा, लेकिन 2A में दिखा सिर्फ 50,000। तो मैं कितना तक यहां पर क्लेम कर पाऊंगा, ये मुझे मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। कितना सर, 50,000 तो ये मेरा था ही था, प्लस मैं इसमें और कितना ऐड कर सकता हूं, 10% और 10% और 10% ऑफ किसका सर, 10% ऑफ जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 50,000 और क्या और जितना आपका इनएलिजिबल था 10,000, विच एवर इज सर लोअर, जो दोनों में अधिक होता है उतना तक आप ले सकते हो। तो ये सॉरी, जो दोनों में कम होता है, जो दोनों में कम होगा उतना तक आप ले सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये मेरा आ जाएगा 5,000, तो 5,000 मेरा ये रहा और 50 मेरा ये रहा। तो इस पूरे केस के अंदर मैं 55,000 का अपना आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। और हां, जब भी हम जीएसटी की बात करेंगे, यहां तो 55 इकट्ठा बोल दिया, लेकिन आई नीड टू बाइफरकेट ईच एंड एवरी कॉलम, हर एक चीज अलग अलग लिखी हुई है। सीजीएसटी का टैक्स, उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह वगैरह, आईजीएसटी का टैक्स कितना बनता है, क्रेडिट कितना बनता है, हर एक कंपोनेंट सेपरेट है और एक कंपोनेंट अपने से ही बात कर सकते हैं। इंटर ट्रांसफर्स उसमें पॉसिबल किसी भी तरह के नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में से पता है क्या बोल देते हैं कि इफ वन ऑफ द पार्टी नॉट शोन द वैल्यू, तो जो 2A में दिख रहा है उसका 110% कर दो। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोलते हैं कि जो 2A में दिख रहा है उसका जो भी वट एवर द अमाउंट गिवन इन 2A, उसका 110% ले लो। अगर आपका कोई इक्का दुक्का इनवॉइस मिसिंग है, 2A में नहीं दिख रहा है, तो 2A के बैलेंस का 110% आप अपने मैनुअली ऐड कर लीजिए वाइल फाइलिंग 3B। लेकिन कंप्लीट लॉ ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये 10,000 की बजाय यहां पर अगर 3,000 आ रहा हो, तो फिर प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज बोलते हैं कि 2A का 110% कर लीजिए, ये सही नहीं रह जाती है, क्योंकि ये 10% से निकल के आएगा 5,000, बट एक्चुअली और इनवॉइस जो मिसिंग था उसमें जीएसटी बनता था आपका 3,000 रुपए का। तो विच एवर इज लोअर आप ले सकते हैं, तो यहां पर आप 53,000 रुपए तक का ले सकते थे। आई होप माय डियर बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे करके यहां पर बात करते हैं, तो आप इनको अलग अलग रखना कि 2A में जो दिख रहा है वो तो है ही है, साथ में 2A में जो दिख रहा है उसका 10% और आपका जो मिसिंग था वो अमाउंट विच एवर इज लोअर, उतना तक आप क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना 3B यहां पे तैयार करेंगे और उसे फाइल यहां पर माय डियर आकर कर देते हैं, तो नेचुरली चीज आपकी ये निकल के आती है। ठीक है जी। एक छोटी सी बात मैंने और बतानी थी कि जब आप जीएसटीआर 1 जब भरते हो ना मालिक, तो जीएसटीआर 1 भरते समय आपसे डिटेल कुछ इस तरह ली जाती हैं। यहां बता दूं? हाँ सर बता दो, हालांकि पिछला पेज भी खाली थोड़ा सा, अगर कहो तो वहां बता दूं।
हाँ वहां बता दो सर। हाँ जी, यहां थोड़ा बता दें, इतने में काम चल जाएगा मेरा। जब हम अपना GSTR1 फाइल करते हैं ना, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कुछ ऐसे दिखलाई जाती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन होती है इनवॉइस वाइज डिटेल। इनवॉइस वाइज डिटेल वो आपसे मांगता है और कुछ मांगता आपसे कंसोलिडेटेड डिटेल। कंसोलिडेटेड डिटेल्स आपसे मांगता है। इनवॉइस वाइज डिटेल मतलब, इनवॉइस वाइज का मतलब एक एक इनवॉइस चुन चुन के एक एक इनवॉइस आपको दिखाना होगा, एक एक इनवॉइस की डिटेल आपको देनी होगी। इनवॉइस वाइज ईच एंड एवरी इनवॉइस शो कीजिए। और जो इनवॉइस वाइज डिटेल में नहीं आता, बाकी जितने भी इनवॉइस हो जाते हैं आपके, उन सबको इकट्ठा करके टोटल इकट्ठा करके उनकी फिगर्स को आप डाल सकते हो। कैसे भला? इनवॉइस वाइज के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं। पहली बात, यदि आपकी B2B ट्रांजैक्शन है तो मुझे बताइए, क्या 4 इनवॉइस को टोटल करके इकट्ठा शो कर सकते हो? नेवर एवर। क्यों नहीं? अगर B2B आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है तो यहां पर जो रेसिपिएंट होगा वो आपसे ITC क्लेम करेगा, और अगर ITC क्लेम करना है तो वो प्रॉपर मैचिंग मिसमैचिंग की भी बात होगी। वो पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि ये इनवॉइस आ कहां से रहा है, इसका सोर्स क्या है, सप्लायर का GSTIN क्या था। दैट्स वाई प्रत्येक इनवॉइस की आपको डिटेल इनवॉइस वाइज वहां पर देनी होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपकी B2C ट्रांजैक्शन अगर हो रही है और उसमें भी ट्रांजैक्शन आपकी भला कैसी है? ट्रांजैक्शन है आपकी हाई वैल्यू की, लार्ज इनवॉइस बोलते हैं उसे, लार्ज इनवॉइस है। लार्ज इनवॉइस का मतलब सर जी, लार्ज इनवॉइस के नाम से जानते हैं। लार्ज इनवॉइस का मतलब जिसकी वैल्यू 2.5 लाख प्लस, लार्ज इनवॉइस मतलब वैल्यू 2,50,000 प्लस आ रही हो, और प्लस ट्रांजैक्शन आपकी इंटर स्टेट आ रही हो। ये 3 बातें जब पूरी होती हैं, B2C हो, ये हो और ये हो, ये आपके इस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो भी आपको डिटेल देनी होती है इनवॉइस वाइज। भले ही मैं मानता हूं कि दूसरे वाले केस के अंदर रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल रहा होता है, लेकिन अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, अच्छा खासा अमाउंट है आपका, 2.5 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट है और वो भी इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट के अंदर आपका IGST लगता है, IGST में बंटवारे होते हैं और स्टेट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे कह रहा है कि भैया यहां भी आपको इनवॉइस वाइज ही डिटेल अपडेट करके चलनी होगी। अदरवाइज मामलों के अंदर आपकी कंसोलिडेट डिटेल चलेगी। अदरवाइज केसेस, अच्छा अदरवाइज में क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, B2B तो कभी नहीं आएगा अदरवाइज में। अदरवाइज में आ सकते हैं आपके B2C आ सकते हैं, जिसमें कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो लार्ज इनवॉइस ना हो के लाइक स्मॉल इनवॉइस हो आपका, तो यहां आएगा जी। स्मॉल इनवॉइस हो तो यहां पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई। या फिर मान लीजिए B2C है आपका और लार्ज इनवॉइस था, लेकिन वो आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो गई थी, है ना, तो भी आपका ये आपका इधर साइड में आएगा, कंसोलिडेट में आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहां 4 इनवॉइसेस है ना, तो आप उन चारों का डेटा जो है इकट्ठा करके डाल सकते हैं, उनकी वैल्यूज को इकट्ठा करके आप वहां पे डाल सकते हैं, कंसोलिडेट करके डाल सकते हैं। या ट्रांजैक्शन आपकी B2C है और स्मॉल वैल्यू का है, इंट्रा है, हालांकि वो मतलब
ये बस याद क्या रखना है, एक ये याद रखना है B2B, और दूसरा ये याद रखना है आपको B2C हो, ज्यादा वैल्यू का हो और इंटर हो। तीन बातें, B2C ज्यादा वैल्यू का और इंटर का। सर B2B याद रहेगा, B2C तो दूसरे नंबर पे आना ही आना है। तो याद प्रैक्टिकली दो ही पॉइंट रखने हैं, एक हाई वैल्यू का हो और इंटरस्टेट, हाई हो और इंटरस्टेट हो, हाई हो और इंटरस्टेट हो, हाई हो और इंटरस्टेट हो, तो वो आपका इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज डिटेल उसकी जानी होती है। अदरवाइज केसेस के अंदर कंसोलिडेट इनवॉइस की डिटेल आपकी जाती है माय डियर। तो ऐसे करके यहां पर यह बात करी जाती है। तो बाकी आगे मैंने रिटर्न्स के फॉर्म वगैरह आपके दिए हुए हैं, ऐसे करके यहां तक बात आ जाती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं मालिक पोर्टल की तरफ। यहां से मैंने इनका जिक्र आपको किया, और करने के बाद जब पोर्टल की तरफ हम चलते हैं तो हमें वहां पर क्या दिखाई देता है जी। www.gst.gov.in। अच्छा, वाईफाई बंद है, खोल देते हैं। खुल जा सिम खुल जा, वाईफाई नहीं आया कभी, आजा वाईफाई, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग, आजा भाई आजा, सिम खुल जा भाई, अरे दुखी मत कर भाई, खुल जा। हाँ खुल गया, अरे लॉग इन कर दूं के? अभी मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्ट ना हुआ, इसे कनेक्ट करते हैं रुको जरा। हो गया भाई साहब कनेक्ट। तो जी आज जाओ इधर भाई, इधर आ जाओ भाई। तो यूजर नेम और इस पे आ जाओ। अब यहाँ आते हैं तो भाई साहब ये आ गया जी 902366 902366। ठीक है, चलो भाई साहब कर दिया भाई जी लॉगिन। और लॉगिन हो जाने के बाद इस समय आ जाओ भाई सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज में आ जाओ इस बार रिटर्न के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कितने ऑप्शंस आपको दिए हुए। एक आ रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, एक आ रहा है मैनेज रिटर्न प्रोफाइल ट्रायल, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, ITC फॉर्म्स, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, न्यू रिटर्न्स, ट्रायल्स, व्यू फाइल्ड रिटर्न, ओके, ट्रांजिशन फॉर्म, एनुअल रिटर्न। मुझे बताइए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहां पर कौन सा वाला सब टैब आ रहा है? सर रिटर्न्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पहला वाला है जिसका नाम है रिटर्न डैशबोर्ड। आपने अपनी जितनी भी क्वार्टरली रिटर्न जो पीरियोडिकल रिटर्न्स आपकी होती हैं, मंथली या क्वार्टरली एज द केस में भी, वो सब आपको यहीं पर दिखाई देंगे। GSTR 1, 2 तो खैर ही नहीं, 3B, वो सब आपका यहां पर आएगा। पास्ट में आपने जितनी भी फाइल करी हैं वो सब आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। भविष्य के लिए जो भी आपने फाइल करनी है अपनी पीरियोडिकल रिटर्न्स, वो सब आपकी यहां मिल जाएंगी। इस रिटर्न डैशबोर्ड की वजह इसका नाम होना चाहिए था पीरियोडिकल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न की बाद यहां सबसे बाद में करके चलता है, वो आपको यहां दिखाया जाएगा। तो आइए मैं आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर लिए चलता हूं। जैसे ही हम यहां पर पहुंचते हैं मालिक तो ये पूछता है हमसे, भाई साहब क्या चल रहा है, सुनाओ। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की हमसे बात कर रहा है, और मार्च का महीना हमें यहां पर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब उसके अंदर अब पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न है उसका अगर मुझे चेक करना है, देखना है, क्योंकि जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो ये चीजें आपको देखनी होंगी कि भाई आपकी रिटर्न फाइल हुई है, कौन से पीरियड में, किस समय आपने क्या रिटर्न फाइल करी थी, वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत पड़ती है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फाइल्ड रिटर्न है वो कैसी दिखती हैं, और जब एक रिटर्न फाइल करनी होती है तो कैसे की जाती है। तो कोई पास्ट पीरियड का चुनते हैं, लाइक 18-19 में आ जाते हैं। ठीक है, महीने को मार्च ही रखते हैं, हालांकि सारे मंथ्स यहां पर अवेलेबल होंगे हमारे पास में कि भाई आपका जो भी है 18-19 के अंदर हम आ गए। रिटर्न फाइलिंग पीरियड मार्च का यहां पर दिखाई दे रहा है। करते हैं सर्च। जब हम सर्च में यहां पर आ जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मैं आ गया हूं
तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है मुझसे, देखो ये अलग अलग यहां पर टेबल्स बने हुए हैं, बॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं। इस समय हम 18 व्यू करने वाले, देखने वाले हैं कि हमारे क्लाइंट ने क्या कर रखा है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हियर इज द GSTR1। स्टेटस आ रहा है फाइल्ड, ठीक है जी। कह रहा है व्यू GSTR1 और डाउनलोड, आप जो मर्जी कर सकते हो। अगला बॉक्स क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स, यानी कि जो ऑटो पॉपअप होती हैं ये वो हैं। फॉर व्यू ओनली, इट इज GSTR2A, इट कैन बी व्यूड ओनली, आप इसके अंदर चेंज वगैरह नहीं कर सकते। ये जो 2A दिख रहा है, ये कंपनी कौन है जिसके हम बात कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी है और कंपनी का नाम है ये रहा ऊपर, RNV इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे क्लाइंट हैं। तो इन्होंने जो अपना GSTR1 फाइल भरा है माय डियर, उसकी डिटेल्स तो ये रही, और जो इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर मंथ मार्च 18-19 फाइनेंशियल ईयर, मार्च का महीना चल रहा है, जो इन्होंने बाहर से गुड्स और सर्विसेज लिए थे, उन्होंने जो अपनी रिटर्न्स अपडेट करी हैं, उनका डेटा GSTR2A में मेरे पास ये आ रहा, इट कैन बी व्यूड और डाउनलोड। अगला दिखता है मंथली रिटर्न GSTR3B। इस RNV इंफ्राहाइट ने अपना जो GSTR3B फाइल किया है मार्च 2018-19 के लिए, वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। स्टेटस है फाइल्ड का। आगे है कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम्ड। ये कंप्लीट एनालिसिस टेबल होती है कि आपकी क्या लायबिलिटी बनती थी, आपका क्या ITC है, ये एक अलग मुद्दा है। तो मुख्य तौर पर 3 चीजें आ रही हैं आपकी, GSTR1, 2A और 3B, और प्रैक्टिकल लाइफ में एज ऑफ नाउ यही फॉर्म आपके काम में आ रहे हैं। कैसे भला, यहां से GSTR1 फाइल होता है, वहां से 2A दिखाई देता है, जो आज की डेट में प्रैक्टिकली सिर्फ व्यूएबल है, और फिर यहां से 2 तो पिक्चर में है ही नहीं, फाइनली GSTR3B फाइल किया जाता है। तो उन्हीं की डिटेल्स आपकी यहां पर मालिक आ रही है। अब सर इनके अंदर हम जाकर कैसे देखें, तो आप इसमें कर सकते हैं व्यू GSTR1, यहां पे आप करेंगे तो आपको ये डिटेल्स यहां पर दिखाई दी जाएगी। आप इस समय कहां हैं, GSTR1 देख रहे हैं, एक कंपनी का मार्च 18-19 का, ठीक है जी। इस कंपनी का GST यहां दिखाई दे रहा है, लीगल नेम RNV इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है, ट्रेड नेम भी इनका वही है, यानी कि जो पैन कार्ड पर नाम है, पैन कार्ड पर नाम मतलब लीगल नेम, जो उनका ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम में डिफरेंट विद द लीगल नेम, तो वो उनका यहां पर आ रहा है। मार्च का महीना है और ये है, और ड्यू डेट थी इनकी 13/4/2019, ठीक है जी। रुको भाई जरा, सर ये 13/4 कैसा आ गया यहां पे 2019? अरे बढ़ जाती है ना भाई साहब, बढ़ जाती है, जैसे 10 तारीख होती है अगले महीने की, तो बढ़ नहीं जाती क्या, एक्सटेंशन नहीं हो जाती क्या? 2-4 दिनों का मिल गया होगा उस समय एक्सटेंशन, तो ड्यू डेट इसकी 13/4 यहां पर निकल कर आ रही है। वैसे 10/4 होती है, मार्च की बात कर 10/4 होगी, बट हो सकता है उस पीरियड में कुछ दिक्कतें रही हों तो बढ़ जाती है, शायद बारिश रही थी, पता नहीं क्या समस्या आ गई थी। अब यहां पर आओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये आ रहा है GSTR पहला बॉक्स, यहां पे कई सारे बॉक्स बने हुए हैं सर जी, ये क्या मामला है? इनवॉइसेस 4A 4B 4C 6B 6C, ये क्या है? ये जो 4A 4B 4C है, ये टेबल है, ये टेबल का नंबर है। जब प्रैक्टिकली आप GSTR1 फाइल करते हो तो उसमें टेबल्स आ रही होती हैं कई सारी, तो ये कह रहा है कि इन टेबल्स के अंदर आपने जो जानकारी दी हुई है 4A 4B 4C 6B और 6C के अंदर जो B2B आपके इनवॉइसेस थे वो आपके यहां पर आ रहे हैं। और जो B2B इनवॉइस आपके होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो इनवॉइस वाइज एक एक इनवॉइस को वहां पर प्रैक्टिकली डाला जाता है, जहां पर टोटल वैल्यू दिख रही है 14,22,573 रुपए, टैक्सेबल वैल्यू ये, और उस पर 2,29,000 रुपए के आसपास का GST आपका बनाया जा रहा है। सर ये क्या लिखा है, इंपोर्ट ई-वे बिल डेटा। देखो जब GSTR1 फाइल कर रहे हो कि आपने ये आगे सप्लाई करी है, तो उसके साथ ई-वे बिल की रिपोर्ट भी अटैच की जाती है, वो भी वहां पर जाती है माय डियर। तो आप चाहो तो यहां पर, हालांकि अभी ये एक्टिव नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप चाहो तो यहां पर देख सकता है, अधिकारी भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो कि ये जो सप्लाईज यहां पर दी गई हैं, आउटवर्ड सप्लाई, इनके संबंध में ई-वे बिल क्या पोजीशन है। जैसे आप यहां पे करोगे तो आप ई-वे बिल की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लॉट के संबंध में जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सर हमें इसके अंदर झांकना है, कैसे जाएं? सर कहीं क्लिक करने को दिख नहीं रहा, ये बड़ी पट्टी दिख रही है आपकी, इसी पट्टी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पट्टी पे क्लिक करोगे आप तो ये आपका खुल जाएगा, बक्सा खुल जाएगा। कौन सी वाली पट्टी? ये जो ब्लू पट्टी है ना मोटी वाली, 4A 4B इस पे लिखा हुआ है, तो आप इस पे करेंगे क्लिक। हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही हमें इसके अंदर मिल गया कि ये क्या पोजीशन यहां पर दे रखी थी।
ये बता रखा है रिसीवर्स डिटेल। ये डिटेल्स आ गई। नंबर ऑफ इनवॉइस 5 थे और यहां पर ये 1 था और ये थे इंटीग्रेटेड टैक्स इतना था। जीएसटीआर 1 हमने फाइल किया है, मतलब हमारे जो रेसिपिएंट थे वो ये वाले थे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था। जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो हमारे रेसिपिएंट 8 एडी इतना इतना, तो नंबर ऑफ इनवॉइस 5 इनवॉइस इनको गए हैं और इनको इश्यू किए थे, और एक ये है और एक 10 लाख का एक इनवॉइस इनको यहां पर गया है, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी वट एवर द पॉइंट ये अपने बने हुए हैं। सर इसके अंदर हमें जाना है तो डिटेल देखनी है तो कोई बात नहीं, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर दीजिए। इसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मुझे दिख जाएगा कि भाई ये बात, तो हमने क्या किया था कि जो हमारा रेसिपिएंट था ये 5 इनवॉइस थे जो हमने इश्यू किए थे। क्या चल रहा है? जीएसटीआर 1 चल रहा है। तो मार्च 18-19 के अंदर ये 5 इनवॉइस थे। इनवॉइस नंबर 18-19-04-05-6-45-6-7-8 नंबर के जो इनवॉइस थे इश्यू किए गए थे 45,037-21-40-42 के, और इन पर जो आईजीएसटी नहीं बनता था, सीजीएसटी एसजीएसटी आपके बनते थे, वो सब अपना आ रहा था। अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का कुछ करेक्शन करना होता है या कुछ तरह की चीज करनी होती है तो आप इसमें ड्यू टाइम के चलते हुए, अगर टाइम है तो आप उसमें एडिट वगैरह कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एक्शन लेने के लिए आपके पास चेंज आ रहा होता है, लेकिन अब वो डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि उसका समय आपका निकल चुका है। समय रहते अगर कोई चेंज करने होते हैं तो चेंज का मैं बताऊंगा कि आप कब तक उसमें अमेंड कर सकते हो, तो वो भी आपको मैं बता के चलूंगा, आएगा पॉइंट आएगा थ्योरी के अंदर। वो अगले साल की जो एनुअल रिटर्न होती है वो, और अगले साल की जो मिड ईयर की जो सितंबर की रिटर्न होती है उसकी ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आप इसके अंदर अपने चेंजेस कर सकते हो, वैसा वाला यहां पे बताया जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो टाइम निकल चुका है तो एक्टिव नहीं हो रहा। सर हम तो इसमें ना और अंदर जाना चाहते, इसके भी अंदर जाना चाहते हो तो इनवॉइस को खोल दो इसे। अगर मैं इस इनवॉइस को खोलता हूं तो यहां पर आकर ये आ गई डिटेल, ये डिटेल आ गई, और ये डिटेल वो निकल के आई है जो मैंने फाइल करी होगी जब जीएसटीआर 1 इसका फाइल किया गया था। ये वो डिटेल है जो एक एक पॉइंट भरा जाता है। तो इनवॉइस खोल लिया मैंने, पहला वाला कि रिसिपिएंट जो था उसका जीएसटी ये था, नाम था श्री दादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनवॉइस संख्या इतनी थी। इनवॉइस की जो वैल्यू थी वो 45,250 रुपए की थी। प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान था। इनवॉइस डेट 10/3/2019 थी। इंट्रास्टेट सप्लाई थी। सारी चीज निकल के आ रही है। अब चूंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी B2B थी तो भले ही ये 45,000 का अमाउंट है, 2.5 लाख से ज्यादा नॉर्मली होता है ना, बस भले ही लो वैल्यू है, पर चूंकि ट्रांजैक्शन वाज B2B बिकॉज रेसिपिएंट का यहां पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट्स वाई इंडिविजुअली इनवॉइस वाइज ये इंफॉर्मेशन अपडेट करनी यहां पर जरूरी होती है। और नीचे एक प्रॉपर टेबल आ रही है, इसी तरह की टेबल में आपको फाइल करनी होती है डिटेल जब आप जीएसटीआर 1 अपना सबमिट कर रहे हो। जो जीएसटीआर 1 सबमिट किया गया था हम उसी को तो देख रहे हैं माय डियर, जो भरा जा चुका है, फाइल किया जा चुका है, हम उसी को यहां देख रहे हैं। अब इससे और आगे जाने का कोई चक्कर नहीं है साहब, ठीक है। यहां से बैक हो लेते हैं। बैक होने के बाद हम वहां पे इनवॉइसेस पे आ गए। आप दूसरा देखना चाहें तो दूसरा देख सकते हैं इनवॉइस यहां पर आकर। ये अपना इनवॉइस है 37,470 रुपए का है, ऐसे करके। और पीछे आइएगा, अब यहां पर ये हमने क्लिक किया था तो एक बड़ा इनवॉइस था 10,46,000 रुपए का, और ये कोई दूसरा बंदा है क्योंकि इसमें रेसिपिएंट कोई दूसरा है। इस पर मैंने क्लिक करके देखा यार ये बड़ा बंदा कौन था। इसको 12,35,000 की बिलिंग करी गई थी जिसमें टैक्सेबल 10,46 थे, और इसके अंदर देखते हैं जरा कौन आदमी था ये। सर ये आदमी था, इसके देखते हैं बिल की पूरी डिटेल, इसकी जांच देखते हैं कहां से किसको क्या सप्लाई की गई थी। अच्छा, ये रेसिपिएंट का जीएसटी आ गया, और ये रेसिपिएंट का था आभास इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को, ये यहां से सप्लाई करी गई थी। इनवॉइस नंबर ये था, 12,35,000 समथिंग की ये बिलिंग की गई थी। यहां पर सप्लाई टाइप इंट्रास्टेट था। वाह 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 वाह, वेरी गुड। और राजस्थान इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता था, और इसकी जो डिटेल्स है वो टैक्स वगैरह सब कुछ यहां पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है बाबू मेरे, कि आप कौन सी परसेंट कैटेगरी के अंदर टैक्स लगाया गया है। ये सारी एक्सेल शीट्स हैं बेसिकली, और कुछ नहीं बाबू मेरे, ठीक है। चल मैं आपको वापस लेके आता हूं। तो हम क्या देख रहे थे, एक फाइल्ड जो जीएसटीआर 1 होता है उसको इस बक्से के अंदर हम देख रहे थे साहब। तो मैं यहां पर था, जीएसटीआर 1 की मैं इस बॉक्स को खोल कर देखा, इसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि कितने इनवॉइस थे। B2B इनवॉइस की बात चल रही थी। B2B कितने इनवॉइस, किस पार्टी से, किस डेट को कटा हुआ इनवॉइस था, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल्स के अंदर डिटेल्स लेते हुए चले गए। आगे आता है B2C इनवॉइस, लार्ज वैल्यू इनवॉइस।
हालांकि इसके अंदर कुछ भी फाइल्ड नहीं है। लार्ज इनवॉइस का मतलब क्या हो गया कि वो वाले इनवॉइस जो इंडिविजुअली आपके फाइल किए गए होंगे, B2C थे, परंतु उनकी जो वैल्यू थी वो आपकी थी 2.5 लाख से ऊपर की, तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी। हालांकि इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं है डिस्प्ले करने के लिए, तो यहां पर फिगर्स आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है मालिक, और बाकी सब आपका ऐसे ही है। दूसरा यहां पूछता भाई साहब कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये 9B क्या है? 9B टेबल का नाम है, इस 9B वगैरह से मत घबराइए। कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई एक्सपोर्ट के इनवॉइस नहीं, कुछ नहीं है जी। अमेंडेड B2B इनवॉइस, अब इनवॉइस जो होते हैं उनमें अमेंडमेंट भी आ जाती हैं, कैंसिलेशंस भी हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या थोड़ा बहुत और अपने को चेंजेस करने होते हैं, तो आप वहां पर आकर कर सकते हैं। ये GSTR1 फाइल्ड है माय डियर, ऑलरेडी फाइल्ड है, बट अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं। इसी कारण से चूंकि यहां पर चेंज करने का है, मैं समय रहते हुए चेंज करने का क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसकी सितंबर मंथ यानी कि मिड ऑफ द ईयर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो वहां तक आप अपना कोई भी चेंज किसी प्रकार का बीते फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर सकते हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर मंथ पर जाकर आराम से किसी भी साल के पर्टिकुलर मंथ पर जाकर मैं खोलूंगा और वहां पर जाकर मैं चीजों को एडिट कर सकता हूं, मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, है ना। तो अगर अमेंड किया है तो वो अमेंडेड के अंदर यहां पर आकर दिख जाएगा। दैट्स वाई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न। इसलिए जीएसटी के अंदर रिवाइज रिटर्न की कोई फंक्शनिंग है ही नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, अपडेटेड और इलेक्ट्रॉनिक वे में की जाती है। इसलिए रिवाइज रिटर्न जैसी कोई बात यहां पर नहीं है, ये शब्द कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। आई होप माय डियर बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे करके यहां पर सारी बातें हमारी आ जाती हैं। अब ये पूछ रहा B2C अदर्स बताओ, ये B2C अदर्स क्या है? वो जो आप कंसोलिडेट करके डाल देते हो वो बताइए। कोई एडजस्टमेंट वगैरह की है आपने, या कोई HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो ये कि भाई आपकी HSN वाइज की आपने कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर डील करी थी वो बताइए जरा कि क्या समरी है। तो बता रहे कि देखो जी इन्होंने कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है इस कोड वाली, और उसमें इन्होंने ये क्या यूनिक क्वांटिटी होती है इनकी, जो मीजरेबल क्वांटिटी होती है। तो ये बैग जैसे सीमेंट के लिए आ जाता है बैग, है ना, और कितने बैग, 600 बैग यहां पर दिए जाते हैं, है ना। और जैसे क्वांटिटी मेजरमेंट, जैसे अगर मान लीजिए कपड़ा होता है तो उसके लिए वहां आएगा मीटर, और कोई लिक्विड है तो उसके लिए आएगा लीटर। और कंस्ट्रक्शन के लिए OTH क्या है? OTH मतलब अदर्स, OTH का मतलब अदर्स, क्योंकि सर्विस का कोई मेजरमेंट थोड़ा ना होता है अदरवाइज के, तो ये अदर्स में आ जाता है। तो इसकी बिलिंग हो गई यहां पर आकर, और ये IGST, CGST, SGST जो भी है वो आपका यहां पर माय डियर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये था आपका यहां GSTR1 की सारी डिटेल्स आपकी यहां पर अवेलेबल होती हैं। अमेंडमेंट ये हो गया और अमेंडेड, चलो ठीक है जी। तो ऐसे करके सारी बात यहां पर आपके लिए निकल के आ गई है। तो अभी मैंने खोला था ये आपका GSTR1 करके, वापस लौटते हैं साहब। तो यहां पर जब मेरा डैशबोर्ड खुला था तो डैशबोर्ड पे GSTR1 दिखा था। अब मैं आपको लिए चलता हूं जरा GSTR2A के अंदर ले चलते हैं। ये मार्च महीने का ही GSTR2A है, जिसके अंदर वही 12-15 लाख की जो बिलिंग हो रखी, भी हमने देखी 12-13 लाख की बिलिंग हो रखी थी, उसका GSTR1A भर दिया। तो उस पर्टिकुलर मंथ में मेरे पास में कितना क्रेडिट अवेलेबल था, तो मैंने 2A खोला। जो मुझे मिला होगा बाहरी व्यक्तियों से, जो मेरे सप्लायर जिनसे गुड्स एंड सर्विस ली थी, उनसे मुझे मिला होगा। तो ये मेरा यहां पर डैशबोर्ड खुला हुआ है, R&V इंफ्राहेड का यहां पे खुला हुआ है। उसके मुताबिक पार्ट ए कह रहे हैं, पार्ट ए में बताया गया B2B इनवॉइसेस जो मेरे पास में आए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आगे बोलता है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, क्योंकि जो मेरे पास इनवॉइस आए सबसे पहले वो होता है। अगर डेबिट नोट आता है तो वो एक प्रकार से सप्लीमेंट्री इनवॉइस है, और क्रेडिट नोट क्या करता है, वो मेरे ओरिजिनल इनवॉइस की वैल्यू को और घटा देता है, मेरा ITC को कम कर देता है। ऐसे ही यहां पर अगर मान लीजिए जो इनवॉइस मेरे पास में आए, अगर कोई किसी प्रकार की अमेंडमेंट है तो अमेंडेड B2B इनवॉइस यहां पर आएगा, और इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के अंदर भी कोई अमेंडमेंट आ गई छोटी मोटी, तो वो भी उसको चेंज करने के बाद यहां पर अपना बता देता है जी। उसके बाद पार्ट बी बोलते हैं, मेरे पास क्रेडिट कहां से आता है माय डियर? मेरे पास जो क्रेडिट आता है वो ISD से भी तो आता है। ITC के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था भाई। ये जो मेरे पास में 2A के अंदर जो जानकारी आती है, ये तो सप्लायर ने जो अपने GSTR1 फाइल किया वहां से आएगी,
और जो आईएसडी वाले क्रेडिट्स हैं ये कहां से आएंगे, ये आएंगे जो मेरा हेड ऑफिस होता है आईएसडी, उसकी रिटर्न जाती है जीएसटीआर 6 के अंदर। तो जो अपना जीएसटीआर 6 वो फाइल कर देता है तो उसकी डिटेल्स मेरे पास यहां देखने को मुझे मिल जाती है। उसके बाद ये टीडीएस क्रेडिट और टीसीएस क्रेडिट्स की यहां पे बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं ये टीडीएस के जो क्रेडिट नाम जरूर दे रहे हैं, ये टीडीएस ये बता रहा है कि वो पैसा आया है कि नहीं आया, लेकिन ये पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बिल्कुल नहीं जाता माय डियर, नो नेवर। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। यहां तो सिर्फ मुझे जानकारी दी जा रही है कि ऑल दीज आर माई एसेट्स, ऑल दीज आर माई एसेट्स, आई कैन यूज ऑल दीज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ माई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसलिए यहां पर सारी चीज बताई जा रही है। आइए अंदर चल के देखते हैं B2B के अंदर वो क्या कहना चाहता है। आ जाओ बाबू मेरे। तो B2B में मैं बता रहा हूं मार्च, जो मार्च का चल रहा था अपना सिस्टम भाई साहब, कौन सा वाला, मार्च का महीना चल रहा था और 18-19 की हम लोग आपसे बात कर रहे थे। तो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए जहां पर 12-15 लाख रुपए की वो बनती थी, तो ये 2A ऐसा दिखता है। 2A मैंने खोला और 2A के अंदर मुझे दिखा कि इस वाले सप्लायर से नाम है श्री दादा इंफ्रास्ट्रक्चर और काउंटर पार्टी सबमिट स्टेटस यस का मतलब क्या है? यस का मतलब यह है कि उस पार्टी ने अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी भाई साहब, टैक्स भर दिया, मतलब उस पार्टी ने अपना टैक्स भर दिया, आप एलिजिबल हैं इस क्रेडिट को ले जाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सर यहां पे कितना बनता है, क्या बनता है, जरा देखें तो सही कितना मेरा क्रेडिट बनता है इसके लिए। तो यहां पर आप इसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी इसकी डिटेल निकल के सामने आ जाएगी। B2B इनवॉइस समरी अपलोडेड बाय सप्लायर, आपके जो सप्लायर हैं उसने जो अपलोड किया। अच्छा एक बात और बताओ, अब ये समरी मेरे पास में आई थी, इसमें देखिए एक है श्री दादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बालाजी सीमेंट, श्री दादा ट्रांसपोर्ट कंपनी और RNV इंफ्रा हाइट लिमिटेड। तो ऐसे करके 4-5 सप्लायर यहां पे दिख रहे हैं। तो इन चारों ने अपना अपना GSTR 1 भरा होगा, है ना। उसमें से मेरे लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो कंपाइल करके 4-5 तरह के जो GSTR 1 भरे गए होंगे उनमें से एक्सट्रैक्ट करके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो मेरी है वो मेरे डैशबोर्ड पे यहां दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा चलो भाई साहब इसे देखते हैं, अंदर घुस के देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर था भाई साहब, ओहो फिर से घुसे इसमें, ये था श्री दादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने अपना, तो इनसे हमने कई सारे इनवॉइस हैं इनके, 5 इनवॉइस लिए हैं इस महीने के अंदर, 5 इनवॉइसेस हैं इनके। तो ये पूछता इनवॉइस की डेट बताइए, 5/3। देखिए मार्च के इनवॉइस की बात करेंगे, मार्च की बात चल रही है 18-19 की। मार्च के 5 इनवॉइस इनसे आए थे, 5 की डिटेल इनकी यहां पर अवेलेबल है माय डियर। और इनवॉइस वैल्यू ये थी, टैक्सेबल अमाउंट ये दिख रहा था, और IGST, CGST, SGST और सेस कुछ नहीं है। क्या RCM लगता था? नो, कोई RCM का चक्कर नहीं था जी, ये पॉइंट था। और भी कुछ है क्या? हाँ और भी कुछ है सर, 6वां भी है एक इसमें, आगे मैंने सेकंड नंबर पे करके देखा 6वां भी आ रहा है यहां पर। तो 6 इनवॉइस यहां से थे माय डियर, ऐसे करके। तो ये जो क्रेडिट है, आप इस क्रेडिट को यहां से उठा के ले जाइए, और ये जो क्रेडिट है आपका, आप इसमें उतना ले सकते हैं। किसके लिए? जब आप अपना फाइल करेंगे GSTR 3B, यू कैन यूज द ऑल क्रेडिट, सारा क्रेडिट यहां से लेके चला जाऊंगा जो मुझे यहां पर दिख रहा है, ये मेरा पक्का क्रेडिट है, इसे कोई रोक नहीं सकता किसी भी कीमत पर। सेक्शन नंबर 16 के अंदर दिस वाज द कंडीशन कि वो आपका सप्लायर ने टैक्स भर दिया हो। अगर स्टेटस यहां पे यस आ रहा है तो मीनिंग देयर बाई कि सप्लायर ने अपना टैक्स भर दिया है। अगर यहां पर नो आ रहा होता तो सर फिर क्या करता? अगर किसी का यहां पर नो आ रहा होता तो फिर मैं ये देखता कि मेरे पास पक्का मजबूत क्रेडिट है कितना जिसे मैं ले सकता हूं, वो उसका करता 10%। हालांकि मई 2000 जिनका 20 एग्जाम यानी अब जो एक्सटेंड हो गया उनके लिए पहले 20% हुआ करती थी, अब एज ऑफ नाउ नवंबर के लिए आपकी ये 10% यहां पर कही जाएगी। तो जो 2A में दिख रहा था एलिजिबल क्रेडिट उसका 10%, और जितने पर नो लिखा रहा है उस नो वाले से संबंधित मेरा क्रेडिट कितना बनता था वो विच एवर इज लोअर, उतना तक मैं और एडिशनली क्लेम करूंगा इन एडिशन टू दैट व्हाट आई वाज एलिजिबल टू क्लेम। ठीक है जी। अब मैं बालाजी सीमेंट खोल के देखता हूं भाई साहब इनका क्या सीन था। जब यहां पर आए तो भाई साहब इनका तो एक ही बिल है और वो 50,000 रुपए का बिल है 1829। सर इसके अंदर झांक के देखें बिल किस तरह से था, चलो इसके अंदर भी झांक कर देख लेते हैं। बिल बताया गया 18% का रेट था, टैक्सेबल वैल्यू ये थी, IGST CGST इतना था, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर चली जाती। तो हम ऐसे करके अंदर से अंदर और चले जाते, सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां पर अवेलेबल हो जाती है।
ठीक है जी। एक श्री दादा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसके अंदर क्या था, इसके भी 4-5-6 इनवॉइसेस अपने आ रहे थे जो यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 बाय 1 सारे इनवॉइसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे मार्च 2018-19 के इनवॉइस आपके ये आ रहे हैं। वापस चलते हैं मालिक। सर ये आरएनवी का तो आप काम कर रहे हो, दिस इज द क्लाइंट, मतलब आरएनवी के लिए ही तो आप, ये तो आपके वो है मेन, और आप इन्हीं से बिल ले रहे हो। ये कौन सा बिल आ गया, मैं बताता हूं। ये आरएनवी जो है, ये ध्यान देना, एचओ 1819, ये एचओ है, ये एचओ है, हेड ऑफिस है माय डियर। ये हेड ऑफिस है, और मैं बताऊं कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश में है। आरएनवी इंफ्राहाइट का हेड ऑफिस जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और इसका ब्रांच ऑफिस राजस्थान में है। जो मैं जिस रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर रहा हूं, जिसका डैशबोर्ड मैंने खोल रखा है, वो आरएनवी इंफ्राहाइट राजस्थान से ताल्लुकात रख रही है। आरएनवी इंफ्राहाइट वो राजस्थान से ताल्लुकात रही है, उसकी बात कर रहे हैं। अब उस राजस्थान वाली आरएनवी इंफ्राहाइट जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट टैक्सेबल पर्सन है, उसका हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में है। तो जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो वहां पर बैठा हुआ है, और सारे कंपनी का बोर्ड वोर्ड सब वहां पे लगा हुआ है। तो क्या हेड ऑफिस सर्विस नहीं दे रहा उस ब्रांच ऑफिस को अपने को? यस सर, हेड ऑफिस गिविंग सर्विस टू द ब्रांच ऑफिस। पूरा ऑफिस मेंटेन कर रखा है, स्टाफ बैठा हुआ है, अकाउंटिंग होती है, और भी ढेर सारी चीजें होती है, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, किराया है, वो सारा का सारा प्रोपोर्शनली एलोकेट नहीं किया जाना चाहिए क्या? यस सर, भले ही पेमेंट ना किया जाए, भले ही पेमेंट ना हो, बट ये आपकी एक यहां पर डीम्ड सप्लाई बनती है, बिकॉज दोनों के दोनों सेम पेन पर आपके रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हेड ऑफिस गिविंग सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस राजस्थान, आईजीएसटी यहां पे लगाया जाएगा। और अगर आप बता दोगे तो अच्छी बात, नहीं तो ओपन मार्केट वैल्यू या अदरवाइज बेस बनाकर रूल नंबर 27, 28, 29 हमारे आते हैं। और यहां पर चूंकि डीम्ड डिस्टिंक्ट है, तो रूल नंबर 28 के मुताबिक वैल्यूएशन करने के बाद हमने यहां पर क्या किया कि सर्विस की वैल्यू निकाली भैया, ये ऐसे करके ये निकाला यहां पर, और ये 29,500 पर मंथ के हिसाब से आईजीएसटी आ गया इसके ऊपर 4500 रुपए का, ये हमने यहां पर डाल दिया है। ऐसे करके यहां पर बात करवा दी जाती है। सर ये तीनों पड़े हुए हैं, लेट फाइल किया होगा और क्या है जी। तो ये इस तरह, ये आरएनवी इंफ्राहाइट का हेड ऑफिस है, जहां से बिलिंग करी गई है ब्रांच ऑफिस को। तो दीज आर द क्रेडिट्स अवेलेबल टू द आरएनवी इंफ्राहाइट राजस्थान, जिसको वो इस्तेमाल करके चलेगी। तो मेरे पास मेरी लायबिलिटी पता है जीएसटीआर 1 से, मेरे पास मेरा यहां पर जो 2A है वो भी रिफ्लेक्शन है। उसके बाद अब मुझे चलना चाहिए 3B के अंदर। अब मैं 3B अपना जब फाइल करूंगा, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बातें होती हैं कि हालांकि इस पर्टिकुलर है, कुछ है नहीं। ये टीडीएस टीसीएस, टीडीएस तब आएगा जब रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, टीसीएस तब आएगा जब ई कॉमर्स ऑपरेटर पिक्चर में आ रहा होगा। तो उनकी बात हम यहां पे करके चलते हैं। तो ये था आपका 2A साहब। अब मैं आता हूं 3B के ऊपर, इसी पर्टिकुलर मंथ का 3B चेक करते हैं। तो ये है आपका व्यू 3B, ठीक है जी। व्यू 3B के अंदर देखिए, यहां पर आईजीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, या इस बॉक्स के अंदर 1,14,698 रुपए की लायबिलिटी बन रही है। किसकी ना, सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, आईजीएसटी भी बन रहा है। यहां पर इनका कुछ अमाउंट बता रखा है, और एलिजिबल आईटीसी जो दिख रहा है वो ये टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स, आउटपुट टैक्स जो बना 3B के अंदर वो ये आ गया। और जो आपने यहां पर आईटीसी क्लेम किया, एलिजिबल आईटीसी, वो आपका यहां पर दिखता है। पेमेंट ऑफ टैक्स वो आपने कैसे किया, पेड थ्रू क्रेडिट, या आपके पास क्या सफिशिएंट क्रेडिट था या नहीं था तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहां पर ये रही मालिक आपके लिए जरूरी बातें। एंड ये आपका टीडीएस टीसीएस क्रेडिट वो फ्रंट पे दिखाता है। हालांकि क्रेडिट का मतलब ई क्रेडिट लेजर का हिस्सा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ई कैश लेजर के अंदर पैसा जाता है। यहां सिर्फ बता रहे हैं किस तरह से है। सर इसे खोल के देखें अंदर, हाँ चलो खोल के देख लो। इसको खोल के देखते हैं यहां से आकर। जब मैं इसको खोल के देखूंगा यहां से, तो ये क्लिक हो जाएगा, अरे हो जाए यार, ये क्लिक यहां से हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ रही है 3B के अंदर। और देखिए ये इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड होती है बेसिकली। ये जो आपका पहला पॉइंट दिखता है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। आउटवर्ड, तो ये टैक्सेबल वैल्यू क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 2,28,29,000 समथिंग ये अपना बन रहा है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, मतलब क्या कोई एक्सपोर्ट वगैरह था? नहीं जी, वैसा कुछ भी नहीं था जी, ठीक है जी। उसके बाद में आगे चलो,
अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड या एग्जाम्प्टेड, क्योंकि हमें पता है कि ए और जो बी है उसके करस्पॉन्डिंग तो क्रेडिट मिलेगा। जितना में ए बी, क्योंकि पोर्टल स्मार्ट है, ए और बी कैटेगरी में जो आ रहे होंगे जीरो रेटेड और ए कैटेगरी आपकी नॉन एग्जाम्प्टेड है ना। ए कैटेगरी टैक्सेबल की आ गई, बी कैटेगरी जीरो रेट की आ गई और तीसरी आ गई आपकी एग्जाम्प्टेड की। तो यहां पर मैं जो है अपना तीसरे वाले के संबंध में क्रेडिट, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है इनवार्ड सप्लाईज। इनवार्ड सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड सप्लाई तो पर आरसीएम की है। आज तक आपने काम सिर्फ किताबों में किया है, पेपर पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन ये सारी चीजें पोर्टल को भी ध्यान में रखनी होती हैं कि आरसीएम की लायबिलिटी है तो भैया इसके लिए जब तुम क्रेडिट लेजर से मैच करने भी बैठोगे ना, वो करने नहीं देगा आपको, ना तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको वो आईटीसी देगा, क्योंकि आरसीएम की जो लायबिलिटी है, आरसीएम के अंदर जो सप्लाई की जाती है उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई के इक्विवेलेंट मान के आपका लॉ बना हुआ है। अब समझ में आ रही बातें, जैसी जो बातें लॉ में लिखी होती हैं पोर्टल को उसके अनुसार डिजाइन करना पड़ता है। अब यहां पर जो आपकी ये लायबिलिटी अगर आ रही होती यहां पर, क्योंकि ये तो इनवार्ड सप्लाई है आपकी, तो इसके लिए क्रेडिट का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते आप, ठीक है सर जी। और अगर आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई है तो आपके हिस्से में आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहां को आरसीएम की सप्लाई दे रहा होता तो मेरे हिस्से की आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, वो तो रेसिपिएंट क्या रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि मुझे किस पर टैक्स भरना है, मुझे टैक्स भरना था अगर कोई इनवार्ड सप्लाई आरसीएम वाली, मुझे उस पर यहां पर टैक्स भरना होगा माइडर, तो मोरी यहां पर आकर दिखाई दे जाएगी। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो आपकी नॉन टैक्सेबल हैं, लाइक जैसे शराब वगैरह हो गई या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, तो उस तरह की कैटेगरीज आपको यहां देखने के लिए मिल जाती हैं माय डियर। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, तो ठीक है राधे। तो ये सारी बात यहां निकल के आती है कि हमारी आउटपुट लायबिलिटी किस प्रकार से कितनी बन रही होती है। ठीक सर जी। एंड उसके बाद आगे क्या सर जी, आगे चलो और दिखाता हूं आपको मैं। जब हम यहां पर आ जाते हैं तो ये अगला पॉइंट है हमारा एलिजिबल आईटीसी। में इसको ब्लू पट्टी पे क्लिक करता हूं तो ये खुल जाएगा। यहां पर आईटीसी की मेरी जो डिटेल होती है, जो आप सेक्शन नंबर 16, 17 में जितना भी आप अपना आईटीसी लेके चलते हो सब आपको यहां दिख जाएगा 3B के अंदर। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी जीएसटीआर 2A से, जो थॉट है सरकार का, जो आपने जीएसटीआर 2 भरा था उसके मुताबिक आप ये काम करते हो, लेकिन आज के डेट में आपको ये मैनुअली फीड करनी होती है व्हेन यू आर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। अब कहां से पूछा, सुनो जरा। आईटीसी अवेलेबल वेदर फुल और पार्ट वट एवर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका आईटीसी यहां लिखो, क्योंकि वो आपका आईजीएसटी में ही आएगा, इसलिए आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है, क्योंकि आईजीएसटी वाला ही यहां पर ओपन किया हुआ है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की आपसे बात वो कर रहा है, ठीक है सर जी। तो उसमें भी आप देखिएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कॉलम है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति गलती से भी फाइल ना कर दे, सीजीएसटी वगैरह ना डाल दे। इनवार्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 एवर, इन दोनों के अलावा, क्योंकि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो भी आरसीएम के उसमें ही आती है, तो कहीं आप डुप्लीकेसी ना कर दो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे भी डाल दो और उस पे भी डाल दो, ठीक है ना। तो इनवार्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज जो दिख रही है आपकी वो आप यहां पे डालोगे, क्योंकि उनका भी आपको यहां पर क्रेडिट अवेलेबल होता है। सर ये ऐसा क्यों किया गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को अलग से क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो उसमें आपके पास कोई बाहर से अदरवाइज इनवॉइस नहीं आया होगा, और वो बंदा बाहर का, इंडिया के बाहर का, जिसमें सरकार का कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन यहां जो डोमेस्टिकली है वो आपका इस कैटेगरी में यहां पर अलग से रखवाया गया है। उसके बाद इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, जो आईएसडी से आपने सप्लाई ली थी वहां से भी आपका क्रेडिट आता है, वो आपको यहां पे डालना होगा। ऑल अदर आईटीसी, और जिसके अलावा कोई आईटीसी आपका बनता है तो आपका यहां पर माय डियर वो आ जाएगा। ऑल अदर आईटीसी, तो मेरा तो ऑल अदर में ही आया, क्योंकि मेरा जो काम कर रहा था ना इंपोर्ट ऑफ गुड्स ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस थे, ना आरसीएम की लायबिलिटी थी, ना आईएसडी का कोई चक्कर था, तो ऑल अदर लायबिलिटी जो मेरे नॉर्मली वेंडर्स होते हैं, जो मेरा जीएसटीआर 2A से रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो वो मेरा ऑल अदर के अंदर आ जाता है। अब एक बड़ी काम की बात मैं आपको बताऊं। हां सर जी बता दो। चलो छोड़ो, आईटीसी रिवर्स्ड, क्या मुझे आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ा? हां सर, जो कॉमन क्रेडिट जहां पर हम लेके चलते हैं ना, मिक्स क्रेडिट की बात की जाती है, तो आपने किताबों में तो निकालना सीख लिया था। रूल नंबर 42, रूल नंबर 43 के अंदर आप जानते थे कि दिस अमाउंट विल बी रिवर्स्ड, है ना, कितना आराम से और अच्छे से पढ़ते थे। लेकिन आप यहां भी देखो कि यह चीज कहां निकल के आती है,
When you are filing your 3B, you need to fill up that amount कि आपको यहां पर डालना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे करके कि 42-43 के अंदर जो भी आपका रिवर्सल आ रहा था उसको यहां पे डालना पड़ेगा। पर थोड़े से यहां पर अमेंडमेंट की जरूरत है। पूछो क्या, बताऊं क्या अमेंडमेंट की जरूरत है? पोर्टल ठीक से अमेंड नहीं हुआ यहां पर आकर। इनिशियल फेज के अंदर रूल 42 और 43 के अंदर जो था, चलो मैं नहीं बोलता उसके बारे में, कहीं बिना बात आप कंफ्यूज हो जाओ। अल्टीमेटली बात तो एक ही है, क्योंकि मैं यहां बताना चाह रहा था कि रूल 42 के अंदर जो होता है उसमें आईटीसी रिवर्स करने को बोलता है, लेकिन रूल नंबर 43 के अंदर बोलता है ऐड इन आउटपुट लायबिलिटी। उसमें आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहा, वो कॉरस्पॉन्डिंगली रिवर्स होगा कि मैं उसे आउटपुट लायबिलिटी में जाके ऐड करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली अपने हिस्से का आईटीसी उठा लेगा, तो अल्टीमेटली होगा वो आईटीसी रिवर्सल ही। लेकिन वो कहां से पकड़ेगा? ऊपर से जो हमने बुक किया है यहां से काटेगा, लेकिन कटेगा कैसे? बाई मेकिंग पेमेंट देयर ऑफ। तो हालांकि वहां लिखो या यहां लिखो, यहां आईटीसी को रिवर्स करो या आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करो, अल्टीमेटली कटना खरबूजा ही है। चाहे चाकू खरबूजे पे पड़े या खरबूजा चाकू पे पड़े, कटेगा खरबूजा ही। तो वैसे करके यहां पर है, बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस वर्डिंग्स पे मैं जा रहा था। आईटीसी रिवर्स्ड, और कोई अदर कारण है आईटीसी रिवर्स होने का? हां है ना, और भी कारण हो सकते हैं आईटीसी रिवर्स होने के। बताइए कौन सा कारण हो सकता है कि आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़े? सर और तो अभी कोई फिलहाल दिख नहीं रहा, क्योंकि जहां भी बोलता है वो आउटपुट लायबिलिटी को ऐड करने की ही बात करता है, रिवर्सल की तो कहीं बात नॉर्मली की नहीं जाती है। खैर, नेट अगर कोई और रीजन आ रहा हो 42-43 के अलावा तो आप उसको यहां पे डालेंगे। नेट आईटीसी, तो जितना था उसमें से ये रिवर्सल कर दिया, आपके पास में नेट होगा, ये आपका यहां पर आ जाएगा। आपसे वो भी पूछ रहा कि भाई साहब इन एलिजिबल आईटीसी बताइए आपके पास कितना बनता है। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 के मुताबिक, जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करती थी, ये उसे भी पूछ रहा, जरा वो भी आप हमें बता दीजिए टोटल करके कि आपका वो किस प्रकार से कितना बनता है। तो ये आपकी पूरी आईटीसी की डिटेल यहां पर आ जाती है। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं जीएसटीआर 3B, आईटीसी का पूरा चिट्ठा, ये आप ही भरकर चलते हैं। ऐसे ही आपका फॉर्म होता है जिसमें आपका ये फिलअप किया जाता है, एंड उसके बाद में ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई का मैंने दिखाया था, ये एलिजिबल आईटीसी का था, और यहां पर ये आपका पेमेंट करके दिखवा दिया जाता है माय डियर, ये आपकी पेमेंट की यहां पर बात कर दी जाती है। हाँ, यहां पेमेंट ऑफ टैक्स की बात आपसे कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आहा, अब सुनो मेरी बात। इस जब 3B भरते भरते आप पेमेंट पर आ जाते हैं तो यहां पर होता है वास्तविक पेमेंट। सर पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? पिछली क्लास के अंदर ई कैश लेजर वॉलेट के अंदर पैसा ऐड कर रहे थे बाय क्रिएटिंग चालान, सीपिन, सिन, एडिंग 15 डेज वैलिड, वो वॉलेट में पैसा ऐड कर रहे थे। एक्चुअल पेमेंट करते हैं व्हेन वी आर फाइलिंग अवर 3B माय डियर, तब करके चलते हैं। अच्छा सर, जब बात क्या बोलता है? इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन टैक्स लायबिलिटीज बोथ फॉर सप्लाईज, जो कि आपकी अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज वेल एज अदर देन रिवर्स चार्ज है। मतलब ऑब्वियसली बात, आप जानते हैं लायबिलिटी, तो मेरी लायबिलिटी चाहे मैं आउटवर्ड लायबिलिटी मेरी नॉर्मली आ रही है या रिवर्स चार्ज के अंदर लायबिलिटी आ रही है, दोनों ही केस के अंदर अगर मैं लेट पैसा दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। कुछ लेट फी के बारे में भी बताया गया है यहां पर आकर। लेट फी फॉर द मंथ इंक्लूड्स लेट फी डिले इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4, टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड लेट फी नॉट वैलिड जीएसटी सो एंड सो। तो बताते हैं यहां पर आकर कि द कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, जो डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग माइनस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब जितना भी आपने डिले किया है उसमें 25 रुपए पर डे इन केस ऑफ एनी लायबिलिटी और 100 रुपीज पर डे इन केस ऑफ नील लायबिलिटी। इस बात को मैं सेक्शन के थ्रू आपको बताऊंगा माय डियर। ये हमारी किताब में लिखी मिलेगी बात कि अगर आपकी कोई नील रिटर्न है तो उस पर 10 रुपए पर डे की आपकी लेट फी लगती है, और आपकी नील नहीं है अदरवाइज रिटर्न है, मतलब दैट मीन यू हैव सम टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो, तो वहां पर आकर आपकी 25 रुपए पर डे की यहां पर लेट फी लगाई जाती है। और ये कुल मिलाकर वैसे 5,000 से ऊपर नहीं जा सकती, उन्होंने 5,000 वाली बात बताई नहीं है, बट द होल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। इज इट ओके? यस सर। आइए कुछ ट्रांस वगैरह की बात करके चल रहा है, खैर कोई बात नहीं।
नो पेंडिंग लाइबिलिटीज टू पे, ये बता रहा स्टेटस दे रहा कि भाई साहब कोई पेंडिंग लाइबिलिटीज नहीं है। और यहां पर आकर ये आपका ई कैश लेजर को बतला रहा है कि भाई आपका क्या पोजीशन है ई कैश लेजर के अंदर। तो ई कैश लेजर इंटीग्रेटेड 1,24,500 इतना, एंड ये आपका फाइल्ड है ना। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन पूरा यहां पर दिया गया कि आपने किस किस तरह से उसका पेमेंट किया था। आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी थी, आपकी एसजीएसटी की लायबिलिटी बनती थी, आपकी इंटीग्रेटेड टैक्स यहां पर बनता था, और सीजीएसटी एसजीएसटी सारा कुछ आपका बनता था मालिक। एंड उसके चलते हुए ये आपका पेड थ्रू आईटीसी, ध्यान दीजिएगा पेड थ्रू आईटीसी, यहां पर जो भी हमारी लायबिलिटी बनी है उसको हमने किस प्रकार से पे ऑफ किया है। तो अदर देन ये यहां पर जो दूसरे कॉलम में दिख रहे हैं, यहां पे डिस्क्रिप्शन आ गया पहले में, दूसरे में अदर देन रिवर्स चार्ज पेबल। तो सीजीएसटी दिख रहा है 1,14,698 रुपए का, एसजीएसटी दिखाई दे रहा है 1,14,698 रुपए का, ये हमें दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेटेड टैक्स, अच्छा अब यहां पर पेड थ्रू आईटीसी, इसमें कितना कितना आईटीसी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए सीजीएसटी के पेमेंट के लिए एक तो सीजीएसटी इस्तेमाल हुआ 1,12,702 का, और कुछ एक अपना आईजीएसटी भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है। और जो दूसरा वाला है एसजीएसटी, उसके लिए 1,12,702 रुपए का ये एसजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल हुआ, और 1996 रुपए का आईजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे करके यहां पर बात हुई है, यानी कि सारा का सारा पैसा इन्होंने यहां से ऐसे ही पे करवा दिया है, क्रेडिट से ही एडजस्ट करवा दिया है। तो ऐसे करके यहां पर हमारी बात आती है। तो यही बता रखा था भाई साहब, इसकी समरी ऊपर लिखी हुई होती है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,14,000 इतना, 1,14,000 इतना, आईजीएसटी का एलिजिबल क्रेडिट आपका इतना बनता था, और ये इतना बनता था जी अपना, और पेड थ्रू क्रेडिट वो अपनी बात बता रखी है, और पेड थ्रू कैश वो 0 बता रखा है, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट बैलेंस। हमारे पास कुछ पुराना बैलेंस था, कुछ हमने यहां पर नया जनरेट किया, और उसके बाद हमने अपनी लायबिलिटी को यहां पे पे ऑफ कर दिया। तो मैं आपको बेसिकली कहां ले गया था, मैं आपको फिर से दिखा दूं हमें कहां कहां आपको घुमा के लाया हूं। यहां पे हम अपने लॉगिन किया था, लॉगिन के बाद सर्विसेज पे गए थे, सर्विसेज से रिटर्न पे आ गए थे, और रिटर्न पे आके रिटर्न डैशबोर्ड की मैं आपको यात्रा करवा रहा था। रिटर्न डैशबोर्ड पर मैंने चुनाव कर लिया था बाबू मेरे 18-19 के अंदर मार्च महीने का, और यहां पर जीएसटीआर 1 मैंने आपको दिखाया, 1 के अंदर पूरी डिटेल्स तक हम चले गए, 2A दिखाया दैट कैन बी व्यूड ओनली, उसकी बात हमने कर ली। एंड उसके बाद में फिर हमारा जो 3B है वो हमने आपका यहां पर देखा। लेट सपोज अगर मैं इसमें अब नए की बात करता हूं, लाइक मेरा जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 यहां पर शुरू होने वाला है, मतलब शुरू हो गया एग्जैक्टली, और यहां पर मैं लाइक अप्रैल मंथ की देखता हूं, ये सब रियल डेटा आपके सामने चल रहा है, लाइव चल रहा है। अब यहां पर मैं क्योंकि शायद अप्रैल मंथ की भी भरी नहीं गई, तो अब यहां पर देखें इसकी हम रिटर्न की स्टेटस देखते हैं, तो अप्रैल का क्या है। अब सुनो, एक बड़ी बात यहां पर हमसे पूछ रहा है, पिछले वाले केस में भी नहीं, अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो फाइल्ड चीजें थी उनसे हमने देखा कि भाई वो कैसे कैसे अपना काम कर रहा है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कहता है भाई साहब ऑप्शन फॉर्म फॉर क्वार्टरली रिटर्न बाय द नॉर्मल टैक्स पेयर। ओके, वन ऑफ द ऑप्शन गिवन टू द पर्सन, कि अगर मैं बताऊंगा किताब के अंदर लिखा मिलेगा आपको, कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ का है, या उसका पहला साल है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के दायरे में रहेगा, लेकिन बंदा रेगुलर स्कीम का हिस्सा है, तो वो अपना जो फॉर्म्स हैं जीएसटीआर 1 वगैरह है, ये क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर दे सकता है। हालांकि टैक्स उसे मंथली फ्रीक्वेंसी पर ही देना पड़ेगा, बट रिटर्न्स अपनी क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर दे सकता है। तो यहां पर डू यू एक्सपेक्ट दिस, अगर यस करोगे या नो करोगे तो सिचुएशन आगे आएगी, पर मैं इसको भी छेड़ नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां पर यस कर दिया और सबमिट कर दिया, तो इसका लॉक इन पीरियड सेम फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, द होल ईयर। फिर ये ऑप्शन मुझे दोबारा कभी यहां पर वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, फिर ये अगले साल मुझे जाकर दिखाई देगा, बिकॉज इसका लॉक इन पीरियड सेम फाइनेंशियल ईयर है। वट एवर आई चूज टूडे एज ऑफ नाउ, मेरा ये एक्शन 1 साल तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि अगला अप्रैल यहां पे नहीं आ जाएगा। इसलिए अभी इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर आपसे पूछा जाता है, और जितने भी आपने लॉक इन्स देखे हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में होता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं,
कि जो कॉमन क्रेडिट का मामला है तो आप नॉर्मली रूल 42-43 को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि 50% बुक करें 50% छोड़ दें, वट एवर यू वांट। तो जैसे वो कोई भी ऑप्शन चूज करती है वो उसका सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, दोबारा उससे पूछा ही नहीं जाता, वो चाहकर भी ऑप्शन को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही वट एवर आई चूज टुडे वो मेरा लॉक यहां पर करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे आगे बढ़े। हाँ सर जी, तो अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता मालिक यहां पे आके, तो क्योंकि आप जून भी कर लोगे तब भी मुझसे यही पूछेगा कि भैया पहले बताओ आप, क्योंकि इस फाइनेंशियल की कोई भी रिटर्न अभी नहीं भरी गई, तो भैया पहले बताओ करना क्या है, कैसे करना है वो बताइए जरा। तो ऐसे करके यहां पर बात आती है। लेकिन सर मार्च की देखें, अगर बाय द वे ना भरी गई हो तो उसका देखें, रिटर्न्स डैशबोर्ड और फाइनेंशियल ईयर 19-20 ही रखते हैं, और मार्च का देखें तो अभी पता लग जाएगा भरी गई कि नहीं भरी गई। मार्च की नहीं, मार्च की भी नहीं भरी गई। अब मुझे कैसे पता लग गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यू डेट थी इसकी 11 अप्रैल 2020, प्रीपेयर ऑनलाइन। प्रीपेयर ऑनलाइन अगर भरी हुई होती तो वो व्यू का ऑप्शन देता, व्यू और डाउनलोड के ऑप्शन देता, और स्टेटस दिखाता फाइल्ड, लेकिन यहां पर वैसा कुछ भी नहीं है माय डियर। तो मैं कर दूंगा प्रीपेयर ऑनलाइन। तो यहां पर हम लोग अपनी इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसा ही तो डेटा भी मैं देख रहा था, यही डेटा तो मैं देख रहा था, बस वो इतना था कि वो भरा हुआ डेटा था और यहां पर हमें भरना होता है। तो बड़ा आसान है माय डियर। आप यहां पर B2B इनवॉइस है ना, चलो यहां पर हम क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने फटाफट से फॉर्म खुल के आ जाएगा। B2B, देयर इज नो आइटम टू बी डिस्प्लेड। अच्छा, ऐड डिटेल्स, कोई नहीं, हम तो ऐड करने आए भाई साहब, ऐड डिटेल्स हमने कर दी बस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अपनी कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर भर देनी होंगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं GSTR 1 अपना फाइल कर रहा हूं। अब मेरे पास एक बिल आया था मार्च महीने के लिए, किन से आया था मैं बताता हूं अभी आपको, रुको जरा। तो मुझे बस GSTN डालना होगा, बाकी सब वो अपने आप पकड़ लेता है जी, GSTN से ही पकड़ लेता है वो। तो किसी का GSTN है मेरे पास, चलो मैं डालता हूं, कुरियर वाला है हमारा 0707, और ये है AKR PR 609 4E1 ZK ये यहां पर आ गया साहब। अब बाकी मुझे रिसीवर का नाम, इनवॉइस संख्या, ये अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसका यही डाला। और ये डाल के अगर मैं देखता हूं कुछ हरकत हुई कि नहीं हुई, हरकत होनी तो चाहिए थी, हाँ आ गई, हरकत हो गई जी। यहाँ पे मैंने ये डाला था, बाकी सारी ये डेट निकल के आ गई, रिसीवर का नाम आ गया, जाइंट लॉजिस्टिक यहां पे निकल के आ जाता है। अब सर इनवॉइस वगैरह वो मुझे सारा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली निकल के आ गया, ऑटो फिल हो गया जी अपना ये। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चूंकि GSTR 1 भर रहा हूं एंड दिस इज B2B ट्रांजैक्शन, B2B यहां पर ट्रांजैक्शन अगर है तो हालांकि इसमें वो आएगा जो मैं क्या नाम है दे रहा हूं आगे, जो मैंने सप्लाईज दी है मैं उसकी डिटेल यहां पे दूंगा, जो मैंने औरों को सप्लाई दी है। हालांकि ये मेरा कुरियर वाला, उसका नंबर मेरे पास में था तो मैंने बता दिया। मान लो मैं इसी को सर्विस दे रहा हूं, तो इसमें मैं डालूंगा भाई मैंने तुझे ये इनवॉइस इश्यू किया, ये डेट डालूंगा, इनवॉइस की सब नेचर डालूंगा, इंटरस्टेट, और ऐसे करके, और फिर नीचे डिटेल्स अपनी आ जाएगी कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करता है, और डेटा को सेव कर दूंगा। ऐसे करते करते जो भी मेरी इनवॉइसेस हैं, इनवॉइस वाइज डिटेल में ऐड करता अपनी चला जाऊंगा, जो जैसी हैं सबके GST नंबर के साथ में, और जो मेरी B2C है, स्मॉल वैल्यू है, इंट्रा है, उनको मैं कंसोलिडेट करके डाल दूंगा माय डियर। तो ऐसे करके ये डिटेल मेरी बन जाएगी और मेरा GSTR 1 जो है वो अपडेट हो जाएगा, और वही चीज 2A में परिवर्तित होकर करस्पॉन्डिंग जो मेरे वेंडर थे उनके पास में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करके अपनी पूरी प्रक्रिया यहां पर मालिक करी जाती है, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हां सर एकदम ठीक बात है, आगे बढ़ें। हां सर जी, ऐसे ही अपना ये जो 5B लार्ज इनवॉइसेस कहां कौन से हैं आपके, है ना, और क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट, ये सारे अपने जैसा आपको जो इनवॉइस है उस कैटेगरी में आप इसको डालिएगा। नील रेटेड सप्लाई, B2C अदर्स, है ना, डॉक्यूमेंट इशूड, HSN सप्लाईज वाइज समरी, वो सारा कुछ, ये समरी अपने आप आ जाती है। तो वो सारे के सारे आपके यहां पर निकलकर बाबू मेरे आ जाते हैं, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे,
हाँ सर एकदम ठीक है जी। और यहां पर नीचे ऑप्शन आता है आपके लिए फाइल रिटर्न सबमिट कर दीजिए फाइनली अपना जो भी डेटा आपने यहां पर सबमिट किया है। तो 1 बाय 1 फाइल करते चले जाइए और मौज करते चले जाइएगा। सर ठीक है एकदम टनाटन। अब जो ये आपका 2A होता है ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो 2A है ये मेरे कंट्रोल में थोड़ा ना होता। आई कैन व्यू ओनली दिस, तो मैं इसे सिर्फ व्यू कर सकता हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो जो औरों ने GSTR फाइल किए हैं ये उससे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये 19-20 के मार्च के महीने में कोई किसी प्रकार की घटनाक्रम नहीं दिख रही क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है साहिब, ये GSTR 3B मेरे कंट्रोल में होता है। प्रिपेयर ऑनलाइन जैसे यहां पर आएगा ये सारी जानकारी आपको यहां पर देनी है। ये आप जानकारियां भरोगे कैसे कैसे। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, हाँ या ना। हैव यू मेड एनी सप्लाई सर्विस इंक्लूडिंग नील रिलेटेड एग्जाम्प्ट वगैरह, क्या आपने ये भी किया है। वो सारी जानकारी देने के बाद, क्योंकि रिवर्सल है नहीं है जो भी जैसे भी है, क्योंकि ये आपको सरलतम बनाने का प्रयास किया गया है। आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि क्या आपने ये किया वो किया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है नहीं है, क्या है कैसे है, आपकी फिल्टर लगा दिए बेसिकली। और आपसे सिर्फ बहुत कम इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपको फॉर्म बहुत छोटा दिखाई देगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, आप फिल्टर नहीं लगाता, तो फॉर्म आपके लिए काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया मुझे साधारण रिटर्न भरनी है, अगर आप उन्होंने बोल दिया नील भरनी है, तो इस तरह से फॉर्म आपको बना कर देगा वो कि ये डेटा दे दे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे करके वहां पर माय डियर ये आपकी बातें करी जाती हैं। तो आई होप तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक टूर हमने यहां पर कर लिया है रिटर्न्स का। तो सर एक बात और बताइए, जैसे रिटर्न्स थे अपने, तो ये क्या था, अभी तो आपने रिटर्न डैशबोर्ड की बात करी है, बाकी ये क्या है, मैनेज रिटर्न प्रोफाइल। ये कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए बोलता है। कैसे, मान लीजिए अभी मैं अगले साल के लिए मेरा वो आ गया था यहां पे कि भाई क्वार्टरली मंथली है, तो अगर मुझे कोई बीच में लॉ अमेंड हो जाता और आई कैन चेंज माई फ्रीक्वेंसी कि मैं क्वार्टर से मंथली, मंथली से क्वार्टरली आना चाहता हूं, तो हालांकि दीज प्रोविजंस आर डीएक्टिवेटेड ओनली, बट इफ द लॉ इज अमेंडेड कि लाइक आप क्वार्टरली से मंथली या मंथली टू क्वार्टरली मिड ऑफ द ईयर कभी भी आ सकते हो, तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने ऑप्शन को यहां पर आकर चूज कर सकते हो। ठीक है सर जी। और क्या था सर जी, यहां पर जब रिटर्न की बात करते हैं, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, रिटर्न का स्टेटस क्या है वो सब देख सकते हैं, आपकी फाइल्ड है नहीं है, कौन कौन सी है क्या है। अब जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर आप क्लाइंट के यहां जाके देख रहे हैं, भाई एक साथ देखना चाहते हैं कि भाई आपकी जो फरवरी महीने का GSTR 1 का फाइल किया, लेट तो नहीं फाइल किया, क्या है कैसे है, तो 19-20 का GSTR 1, 1B, 1B कब कौन से डेट पे फाइल हुआ, तो पूरा का पूरा यहां पर आपका आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। एंड यहां से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, कहां से कहां तक आपको देखना है, स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हमें वो दिखाओ भाई साहब कि इस बंदे की जो इनवैलिड फाइल्ड हैं उन्हें दिखाइए कि कोई रिटर्न इसकी इनवैलिड भी फाइल्ड है कि नहीं है। सर्च करके देख सकते हैं कि कोई नहीं है, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई नहीं है। फाइल्ड वैलिड सारी की सारी हमारी तो वैलिड ही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे पीछे तक के देख लीजिए, रिटर्न सारी की सारी वैलिड ही हैं। ठीक है ना मालिक। तो यहां से ये एक प्रकार से इंफॉर्मेटिव टूल्स हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है ये। तो आप जब ऑफिस में जाओगे तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ITC फॉर्म, अब ये ITC फॉर्म रिटर्न में क्या स्थिति कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिएगा ये R&V इंफ्राहीट है कि कभी कभी हमारे पास में जो क्रेडिट्स होते हैं वो सेक्शन नंबर 18 के तहत भी आते हैं, है ना। 18(1) के अंदर, लाइक आपको ध्यान होगा 18(1)A में बोलता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है फ्रेश, तो आपका जो इनपुट होता है, बचा कुचा जो इनपुट होता है कट ऑफ डेट पर, तो वहां से आप जो भी बचा कुचा क्रेडिट ले सकते हैं। अब जो वो बचा कुचा क्रेडिट ले रहे हैं, अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या वो 2A में सर वो तो नहीं आया होगा, उस समय तो हम रजिस्टर्ड ही नहीं थे सर जी। समझिए, जब हमारा रजिस्ट्रेशन तक नहीं था तो सप्लायर ने तो अपने GSTR 1 में दिखाया होगा, पर उस समय क्या 2A हमारे पास में था? अरे हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे, अरे काहे का 2A में दिखा होगा। और वैसे भी वो B2C सप्लाई थी उस बंदे के लिए, हो सकता है कि 2.5 लाख से कम की हो तो उसने कंसोलिडेट में दिखाया हो, अता पता ही नहीं चल रहा होगा, तो हम क्रेडिट कैसे बुक करेंगे। तो इसके लिए बोला गया, चूंकि स्पेशल क्रेडिट है, सो आपको यहां पर स्पेशल फॉर्म हम देते हैं। तो हम जानते हैं, हमें पता है मालिक, फॉर्म नंबर ITC 01, 02, 03 दिए गए थे, तो 01 ये आता है,
प्रिपेयर ऑनलाइन, आईटीसी 01 प्रिपेयर ऑनलाइन, ये सेक्शन 18 के लिए आपसे बात किया करता था। क्लेम अंडर विच सेक्शन, 18(1)B 18(1)D कौन से में? मैंने कहा भाई साहब मेरा तो ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया, भाई साहब यहां आ जाओ, 18(1)B के अंदर आ जाते हैं या D के अंदर आ जाते हैं, वट। क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)A और 18(1)B, इस डिटेल ऑफ स्टॉक, ध्यान से देख लो बाबू, क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)A जहां पर हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 18(1)B जहां पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहां पर हमारे कैपिटल गुड्स की डिटेल नहीं मांगता हमसे। उसमें लिखा था, हमने बताया था 1 और B के अंदर बताया था कि इनपुट एज सच, इनपुट इन WIP जो होते हैं वो, और साथ में हमसे वो पूछता है कि भाई साहब फिनिश्ड गुड्स के अंदर जो कंटेंट था उसे बचाओ, जो भी बचा कुचा कट ऑफ डेट पर आपका, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ है उसे जस्ट पहले वाले दिन की शाम तक उसे आप हमें बताइएगा, उसके आधार पर हम आपसे बात करके चलेंगे। स्टॉक ऑफ इनपुट, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और ये फिनिश्ड गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। यहां पर भाई साहब कैपिटल गुड्स का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि पोर्टल लॉ के मुताबिक बना हुआ है। अच्छा, तो उसकी डिटेल्स मुझे यहां पर अपनी देनी होती है, वैसे करके ये मुझे अपना प्रिपेयर यहां पर बाबू मेरे करना पड़ेगा। ओके सर जी, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए आईटीसी 02 की अगर हम बात करते हैं तो सर इसमें भी क्या आया करता था? इसमें आया करता था मालिक आपका आईटीसी 02 के अंदर जब बिजनेस शिफ्ट होता था, याद है? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस बेच दिया है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर, जब बिजनेस बंदे ने बेच दिया है ना। अच्छा सर एक सेकंड, पहले वो उसमें वो दिखा दो सर, दूसरा पॉइंट जो था जीएसटीआर आईटीसी 01 के अंदर जो था हमारा, एक तो ये आ गया था जी 18(1)B आ गया था, एक 18(1)D, डी के अंदर इसने पकड़ लिया, सी और डी दोनों पकड़ रखे हैं एक अंदर। क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)C और 18(1)D, इसमें दो चीजें थी आपकी, एक तो थी कि आप कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल यानी रेगुलर स्कीम में जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो एग्जेम्प्टेड टू नॉन एग्जेम्प्टेड, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से रंगीन जिंदगी में जा रहे हो जहां पर आपको क्रेडिट वगैरह मिल जाएंगे। तो डिटेल ऑफ स्टॉक, इनपुट्स, कंटेंट, सेमी फिनिश्ड एंड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, सी और डी के अंदर कैपिटल गुड्स की भी बात करते हैं। तो जो भी बचा कुचा हुआ होता है उसको आप यहां पे पकड़ के चलते हो। क्वार्टरली 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आप उसमें जो भी उसका बनता है उसे माइनस करने के बाद जो बचता है उसे आप बुक करके चलते हो। क्या पूछ रहा है? डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज बिकम टैक्सेबल, किस दिन आपकी वो टैक्सेबल बन गई 18(1)D के मुताबिक अगर पूछ रहा है तो कौन सा वो कट ऑफ डेट क्या थी वो बताइए। एंटर सप्लायर जीएसटी, जिससे तुम माल लेकर आए थे उसका जीएसटी क्या था, जो तुम्हारा कैपिटल गुड्स है या इनपुट है वट, तो उसकी जरा डिटेल आप हमें यहां पर दे दीजिएगा, वो बताइए। सप्लायर का नाम क्या था, उसका इनवॉइस नंबर जो उसने काट के दिया था वो क्या था, हम सब निकाल लेंगे, और इनवॉइस की डेट क्या थी, गुड्स का टाइप क्या था वो बताइए आप हमें। आप इनपुट की बात कर रहे हैं, आप यहां पर इनपुट या सेमी फिनिश्ड या कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, वो आप हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनपुट या जो भी आपको बताइए हमें यहां पर, उसकी क्वांटिटी क्या थी, सेंटीमीटर में थी, लीटर में थी, मीटर में थी, क्वांटिटी बताइए, वैल्यू बताइए, एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कुछ हुआ है तो, अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड आप कितना कर रहे हैं वो सब बताइए। इसके बाद कुछ और करना है तो आप यहां पर चीजों को और ऐड कर सकते हैं। इफ यू हैव मल्टीपल आइटम्स तो आप यहां पर चीजों को ऐड कर सकते हैं माय डियर। तो ऐसे करके यहां पर अपनी बात आ जाती है 18(1) की। 18(2) क्या था, जब बिजनेस बेच दिया जाता था, ओनरशिप चेंज होती थी, तो वहां पर भी आपको बोलता था कि भाई साहब वो आप जो भी, अब बुक्स में तो चीजें आईटीसी ट्रांसफर हो गया, लेकिन पोर्टल पर कैसे ट्रांसफर होगा, तो मैंने बताया था आईटीसी 02 के अंदर जो सप्लायर होता है वो चिट्ठी लिखता है, और चिट्ठी लिखता है और वो पोर्टल पे जाती है, फिर पोर्टल से चिट्ठी जो रेसिपिएंट है उसके पास में पहुंचती है और वो इसे एक्सेप्ट करता है। तो वहां पर पूछ रहा भैया ट्रांसफरी कौन है, किसको देना चाहते हो, तो उसका आप जीएसटी डालेंगे तो बाकी जो दो नाम है आगे उसका लीगल नेम और ट्रेड नेम सब उसका यहां पर ऑटो फिल कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अच्छा, तो नए वाले बंदे को पहले घर बनाना पड़ेगा तभी तो उसमें ट्रांसफर करेंगे ना, ताकि उसके ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर सारे खुल जाएं। तो आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। एज ऑफ नाउ, ये कहां से आगे सर फिगर, एज ऑफ नाउ करंट डेट पर आरएनवी इंफ्रा हाइट के पास में इतना क्रेडिट बैलेंस में पड़ा हुआ है, द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट इतना है। अगर मैं यहां पे डाल दूं कि भाई मुझे इतना इतना अमाउंट सारा का सारा ही भेजना है भाई साहब, तो ठीक है जी, तो उतना ही चला जाएगा।
और जो नए वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पर दिखना शुरू हो जाएगा, और उसमें जब दिखेगा तो उसके आईटीसी बैलेंस में ये जुड़ जाएगा, ई करेक्ट लेजर में दिख जाएगा, और उसे जब अपना कोई भी जीएसटी पेमेंट करना होगा तो उसका अपना खुद का और ये शिफ्टेड सारा क्लब उसके हाथ में हो जाएगा और वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे करके यहां पर बाबू मेरे ये बात आपसे करी जाती है। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और उसके बाद सर ये क्या था, आईटीसी 02A, एक आईटीसी 04, ये आपका आता था सेक्शन नंबर 19 आईटीसी चैप्टर के अंदर, कि जब हम जॉब वर्कर की बात जॉब वर्कर की जब हम बात करते हैं ना मालिक, तो वहां पर वो पूछता है कि भाई क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर आपको अगले महीने की 25 तारीख तक सबमिट करनी होती डिटेल, कि जॉब वर्कर को आपने कितना माल कब कहां कैसे क्यों भेजा, वो डिटेल्स आपको यहां पर सबमिट करनी होती है। तो ये सारा का सारा सीन कहां चल रहा था, आपका रिटर्न वाले डैशबोर्ड के अंदर चल रहा था। ट्रैक रिटर्न स्टेटस, आईटीसी फॉर्म, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, ये आपको सिर्फ व्यू कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना इसका, कि आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं तो आपके पास कितना पैसा आया वो देख सकते हैं। न्यू रिटर्न छोड़ो, कुछ नहीं है, व्यू फाइल रिटर्न, ठीक है। ट्रांजिशन फॉर्म एज ऑफ नाउ नॉट रेलिवेंट, जब ट्रांजिशन हुआ था पुराने सिस्टम पे नए सिस्टम पे आए थे तो ये उससे संबंधित थे। और ये आपका फाइनली यहां पर एनुअल रिटर्न, जो आपके जीएसटीआर 9, 9A वगैरह की हम बात करके चलते हैं वो आपको यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए 18-19 की मैं बात कर रहा हूं, सर्च करते हैं 18-19 का जो है यहां पर आकर दिख रहा है जीएसटीआर 9 जो है नहीं भरा गया साहब, कोई बात नहीं जी, तो अगर भरा होता तो मैं आपको यहां पर दिखाता। तो ऐसे करके यहां पर ये बात की जाती है। तो ये आपकी रिटर्न संबंधी बातें मैं आपसे करके चल रहा था। मैं आपको और 2-3 कंपनीज का भी दिखा सकता हूं अगर आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है जी। तो इतनी बात होने के बाद माय डियर, तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपको यहां बात कर रहा था। अब देखो ये बात कितनी छोटी हो जाती है कि सप्लायर जीएसटीआर 1 भरेगा। अब सोचो जरा, आप कहां घूम कर आए हो, 1 घंटे से आप कहां घूम रहे थे और अब आप यहां देख रहे हो। तो ये चीज बड़ी बचकानी से लगती है, अरे यार ये तो क्या है, हम खुद बना देंगे, 10 तारीख तक ये भरेगा, फिर वो भरेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये रहा आपका जीएसटीआर 1, आपने रियल वर्ल्ड घूम लिया। अब आप लॉ अपने आप बना सकते हो बाबू मेरे। नो रेक्टिफिकेशन और ओमिशन, अब सुनिए जरा, अब मैं दिखाऊंगा आपको कंप्लीट थ्योरी, और कंप्लीट थ्योरी भी ऐसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2-3 पेज के अंदर पूरे चैप्टर को निचोड़ के रखा है, 2.5 पेज के अंदर पूरे चैप्टर को निचोड़ के रखा हुआ है, और उसके बाद फिर इसका लीगल टेक्स्ट है माय डियर। और आप पाएंगे कि आपका चैप्टर दिल और दिमाग और रूह में मैं बहुत शानदार तरीके से सेट कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो पहले प्राइमा फेसी माइंड सेट किया, पोर्टल घुमाया, अभी पूरा यहां से हम इसको जो एनालिसिस पार्ट है, जो समराइज्ड पार्ट है, यहां से कवर करेंगे। उसके बाद एक एक शब्द को पढ़ेंगे, लीगल टेक्स्ट को, और उसे पढ़ने के बाद फिर इस पर आए हुए क्वेश्चन आंसर का कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। तब मानेंगे कि हमारा चैप्टर पूरा हो गया माय डियर। चले? हाँ सर जी चलो। तो यहां नोट की बात आपसे ये कर रहा है साहब, कहता है नो रेक्टिफिकेशन और एनी omission or incorrect particular shall be allowed after next financial year September month's return or due date September month's return due date or annual return filing date whichever is earlier। मैंने आपको बताया था कि अगर हम मैक्स टू मैक्स जो डिले कर भी सकते हैं, वो चेंजेस जो कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई ये रहा आपका, ये यहां से यहां तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर आ जाता, लाइक 18-19 ये आपका खत्म हो गया है। तो इस साल के संबंधी कोई भी आपको बदलाव करना है, मैं आपको पोर्टल पे दिखा भी रहा था कि जीएसटीआर 1 वगैरह में जो भी अमेंडमेंट के लिए ऑप्शंस होते हैं आप उसे एडिट कर सकते हो कभी भी जाकर, लेकिन एक समय सीमा होती है। उसकी समय सीमा होती है यहां पर सितंबर मंथ की ड्यू डेट आ गई आपकी 20 अक्टूबर, यहां पर आ गई 20 अक्टूबर 2019, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग की डेट, एनुअल रिटर्न आपकी हालांकि 31 दिसंबर जो होता है उसकी लास्ट डेट यहां पे रखवाई जाती है, बट आप चाहें तो पहले भी फाइल कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली कौन फाइल करता होगा पहले, कभी नहीं ना, सब लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं। तो हालांकि लॉ बोलता है कि इन दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाए, रियल लाइफ में तो पहले आपका यही आएगा, अगले साल का 20 अक्टूबर यही पहले आपका निकल कर आएगा। बट अगर कोई ज्यादा सुरता व्यक्ति है और वो एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले ही फाइल कर देता, अगले साल के 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर देता है, तो एनुअल रिटर्न वह संपूर्ण आहुति उसकी तरह होती है ये। तो वो अगर यहां फाइल कर देता है माय डियर, तो विच एवर इज अर्लियर एनुअल रिटर्न, और ये जो मिड ईयर की जो रिटर्न थी ये विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आप कर सकते हो। चूंकि आपके पास आगे भी चीजों को एडिट करने का, करेक्ट करने का, ओमिशंस को करेक्शंस करने का मौका होता है, इसी कारण से हमारे जीएसटी के अंदर रिटर्न चैप्टर के अंदर रिटर्न को रिवाइज करने का कोई
पॉइंट नहीं है माय डियर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। पेमेंट ऑफ टैक्स मैंडेटरी है टू फाइल अ वैलिड रिटर्न। रिटर्न को वैलिड तभी कहा जाता है, हम व्यू कर सकते थे अपनी सारी रिटर्न को, कौन सी हमारी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है। क्लाइंट के वहां पर जाकर आप चेक कर सकते थे। अभी तो आपको कंप्लायंस रेटिंग भी देखना सिखाऊंगा, हालांकि पोर्टल पे प्रोविजन है बट द फैसिलिटी प्रैक्टिकली नॉट इनिशिएटेड राइट नाउ। बट अभी भी पोर्टल पे दिखेगा कि क्लाइंट की कंप्लायंस कैटेगरी में क्या आ रहा है, रेटिंग इसकी क्या आ रही है। खैर, तो रिटर्न कौन कौन सी वैलिड है कौन कौन सी वैलिड नहीं है। तो वैलिड उसे बोलते हैं जिसमें आपने पेमेंट कर दिया हो। और मजे की बात यह कि जो 3B आप जब फाइल कर रहे होते हैं तो वहां से कहता है मेक पेमेंट। 3B फाइल करने के बाद सीधा बोलता है मेक पेमेंट, भाई साहब पेमेंट कीजिए, नीचे कॉर्नर पे आ रहा होगा 3B फाइल करने के बाद में, ठीक है ना। तो वहीं से जब मेक पेमेंट पे करते हैं तो आपसे कहता है कि ठीक है आपका क्रेडिट से इतना एडजस्ट होगा, और आपके क्या ई कैश लेजर वॉलेट से एडजस्ट करा रहे हैं आप या अलग से पेमेंट कर रहे हैं आप। तो मैं पहले तो वॉलेट से ही ट्राई करता हूं, कुछ अगर कमी रह जाती है वॉलेट में उतना पैसा नहीं तो फिर मैं अलग से भी बताता हूं कि ठीक है मैं इतना पेमेंट और एक्स्ट्रा आपको करके चल रहा हूं। तो वहां पर बेसिकली बताया जाता है। तो पेमेंट जो होता है एक्चुअल में वो रिटर्न फाइल करते समय होता है, 3B के समय होता है। और जब चालान क्रिएट करके कल हम बात कर रहे थे, जो चालान क्रिएट किया था हमने वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए ई कैश लेजर में वॉलेट में ऐड करने के लिए कर रहे थे। उसके बाद में नील की जो रिटर्न होती हैं वो भी आपकी जरूरी होती हैं, उनको भी फाइल करना मैंडेटरी माय डियर होता है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं इस इंफॉर्मेशंस की। तो एक काम करते हैं, चलो आज ही क्लास हम यहीं पर रख के चलते हैं, बाकी बातें अपनी अगली हम क्लास में करके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे और आप मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको पूरा का पूरा, ऑफिस नहीं जा पा रहे ना, चिंता मत करना, मैं हूं ना, सारा काम आपको ऑफिस का आपको घर बैठे करवाऊंगा। थोड़ा पकड़ बनाइए, धीरे 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 पोर्टल के हर एंगल से मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कहां पर क्या किस तरह से किया जा रहा है काम, ताकि जब आप कभी भी जब आपको ऑफिस ठीक से प्रॉपर स्थितियां बनेंगी, जब ऑफिस जाओगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाओगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच माय डियर, और आज के लिए इतना ही। और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदैव बनी रहे। अपना ध्यान रखें, परिवारजनों का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें और मेरा भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। बाय, टाटा, लव यू, बाय बाय।